हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है क्लाइमेट। और यहां पर इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। पूरा चैप्टर यहां पर आप एनसीईआरटी किताब से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लोगे, आपका पूरा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्लाइमेट के बारे में, कि आखिर क्लाइमेट होता क्या है, क्लाइमेट किन किन चीजों से प्रभावित होता है, और इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्लाइमेट के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो तुम अपने इस बुक के जो पीछे के चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं उस पर जरा सा ध्यान दो। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? चैप्टर नंबर 1 में हमने इंडिया के लोकेशन को समझा, कि जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में कहां पर है, उसका लोकेशन क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, वहां से कौन से लाइंस गुजरते हैं, किस तरीके से हमारा पूरा जो इंडिया है वो एक तरीके से ज्योग्राफिकली लोकेटेड है, ये हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद जब हम चैप्टर 2 में पढ़ते हैं तो चैप्टर 2 में हम लोग इंडिया के जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं उनको देखते हैं, कि भाई इंडिया में कौन कौन से प्रकार के लैंडफॉर्म हैं, किस रीजन में किस प्रकार का लैंडफॉर्म पाया जाता है। ये चीज हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा। इसके बाद थर्ड चैप्टर में हमने इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट या फिर जो लार्ज ड्रेनेज सिस्टम्स थे या फिर रिवर सिस्टम थे उनको हमने समझ लिया है। और यहां पर हम लोग इस चैप्टर में इंडिया के क्लाइमेट को समझने वाले हैं, कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, वो किन फैक्टर्स से प्रभावित होता है, ये सब चीज हम लोग समझेंगे। मतलब कि इंडिया के ज्योग्राफी को एक प्रकार से हम लोग क्लास 9th में पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यही बात आपको शुरुआत में समझाई गई है, कि इन द लास्ट 2 चैप्टर्स यू हैव रेड अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड द ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के लैंडफॉर्म्स को और हमारी कंट्री के ड्रेनेज को आपने समझा, आपने पढ़ा। और ये जो 2 चीजें हैं एक तरीके से इंपॉर्टेंट है किसी भी रीजन के नेचुरल एनवायरनमेंट को समझने के लिए। और तीसरा एक और चीज जरूरी है, वो है क्लाइमेट, कि भाई हम लोग क्लाइमेट या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन इसको समझेंगे, उससे हम लोग किसी भी इलाके के किसी भी रीजन के नेचुरल एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। जब हम लोग इंडिया के ड्रेनेज को समझ लेंगे, इंडिया के क्लाइमेट को समझ लेंगे, इंडिया के लैंडफॉर्म्स को समझ लेंगे, तब हम इंडिया के नेचुरल एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, कि यहां पर सीजन कौन कौन से होते हैं, कैसा सीजन होता है, किस सीजन में क्या होता है, क्यों कोई सीजन आता है, मॉनसून है तो क्यों आया, क्यों गया, क्यों बारिश हुई, सब चीज समझ लिया हमने। किस रीजन में किस प्रकार का लैंडफॉर्म है, किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार से वहां पर रिवर्स फ्लो करते हैं, सब चीज हमको आइडिया हो जाएगा। इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी को एक प्रकार से हम पूरी तरीके से क्लियरली समझ लेंगे। अब यहां पर यही चीज कहता है कि इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर द कंट्री। यही चीज हमें यहां पर समझनी है, जिसके लिए एक टर्म यूज किया गया है, क्लाइमेट। ठीक है, अब यहां पर देखो कुछ बेसिक सवाल हैं। ये तो सवाल आपके मन में भी आता होगा कि भाई व्हाई डू वी वियर वोलेंस इन दिसंबर, और व्हाई इट इज हॉट एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे, एंड व्हाई इट रेन्स इन जून जुलाई। भाई जो हमारा सर्दी का सीजन आता है वो दिसंबर में ही क्यों आता है, अप्रैल में क्यों नहीं आता? हमें अप्रैल में गर्मी क्यों लगती है, दिसंबर में गर्मी क्यों नहीं लगती? इस प्रकार के सवाल आपके मन में भी आते होंगे। तो इन सवालों के भी जवाब हमको यहां पर पता चल जाएंगे, कि इंडिया के अलग अलग सीजन्स अलग अलग टाइम पर क्यों आते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे सामने शब्द है क्लाइमेट, और क्लाइमेट जैसा ही एक और शब्द है जो कि आप सुनते होंगे, वो है वेदर। अब इन दोनों वर्ड्स के बीच में आपको डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर रहना जरूरी है, कि दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है। अब देखो यहां पर जब हम लोग वेदर बोलते हैं ना, तो वेदर हम लोग बात करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का स्टेट एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। अभी जैसे हम बाहर निकले और भाई पूछेंगे वेदर कैसा है भाई, तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी बारिश हो रही है, अभी गर्मी लग रही है, अभी सर्दी लग रही है, तो अभी तुरंत की बात हो रही है कि अभी तुरंत कैसा हमारा सिचुएशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है। ठीक है, हम बोलेंगे बारिश हो रही है तो भाई अभी रेनी सीजन है या फिर रेनी वेदर है, हम लोग बोल देंगे। ठीक है, अब यहां पर जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं ना, तो क्लाइमेट हम एक प्रकार से काफी लंबे समय का एवरेज निकालते हैं, कि भाई अच्छा अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो पिछले 30 साल, पिछले लगभग 30 साल की बात की जाती है क्लाइमेट में, कि पिछले 30 सालों में दिसंबर में कैसा हमारा वेदर रहा है।
समझ गए? तो भाई उसका एवरेज निकाल करके बताया जाएगा कि भाई देखो दिसंबर में जो क्लाइमेट होता है ना वो कोल्ड क्लाइमेट होता है, यहां पर काफी सर्दी होती है, ये आप यहां पर सुनोगे। तो ये क्लाइमेट क्या है कि किसी भी रीजन में पिछले 30 सालों का या फिर उससे ज्यादा का भी एवरेज क्या रहा है कि भाई हर साल हमको पता है कि नॉर्दर्न इंडिया में मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है, तो वो इंडिया का क्लाइमेट है कि भाई देखो मई जून में यहां पर गर्मी पड़ेगी, इंडिया का क्लाइमेट ही ऐसा है। जून जुलाई में हमारा क्या होगा, बारिश होगा, तो हमको पता है कि जून जुलाई में बारिश होगी, तो वो हमारा क्लाइमेट ऐसा है जून जुलाई का इस रीजन में। इसके बाद दिसंबर जनवरी में हमारा सर्दी का सीजन आएगा, तो वो क्लाइमेट हो गया कि भाई हर साल यहां पर सर्दी पड़ती है, हर साल दिसंबर जनवरी में यहां पर क्या होगा, ठंडा लगेगा। ठीक है, तो ये यहां पर बात हो गई क्लाइमेट की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि दिसंबर में कोई दिन ऐसा आ जाए जिस दिन आपको बहुत गर्मी लगने लगे, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई क्लाइमेट यहां का बहुत गर्म होता है दिसंबर में, नहीं, हम क्या बोलेंगे कि भाई आज वेदर ऐसा है, आज वेदर बहुत गर्म है। समझ गए? तो वेदर मतलब इंस्टेंट और क्लाइमेट मतलब कि पिछले काफी समय का एवरेज, भाई नॉर्मल यहां क्या रहता है, तो वो क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, और आज अभी तुरंत क्या है, तो वो हम वेदर की बात कर रहे हैं। समझ गए? ये सब चीज आप यहां पर क्लियर है। अब यहां पर यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो जो क्लाइमेट है और वेदर है वो सेम चीज से ही तय होता है। समझ गए? जैसे यही चीज कहता है कि द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम, दैट इज द टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के हम किसी भी लोकेशन का वेदर बताते हैं, किसी भी लोकेशन का क्लाइमेट बताते हैं। लेकिन वेदर जैसे मैंने बताया कि अभी तुरंत क्या सिचुएशन है, अभी तुरंत बारिश हो रही है, गर्मी है, सर्दी है, या फिर ह्यूमिडिटी है, और एवरेज क्या रहता है, ये दो चीज यहां पर आपको क्लियर हो गया। ठीक है, यही चीज आगे जो मैंने आपको समझाया वही बातें यहां पर लिखी हुई है। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। एक दिन में ही वेदर कंडीशन चेंज हो सकता है। 10 बजे हो सकता है कि धूप निकली हुई थी, 1 बजे बारिश होने लगे, हो सकता है चेंज ऐसा सिचुएशन। लेकिन क्लाइमेट से हमको पता है कि एवरेज क्या हमको मिल जाएगा। ठीक है, but there is some common pattern over a few weeks or months, that is days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright and wet or dry। ये सब चीज हमको एवरेज पता होता है कि भाई एवरेज हमको पता है कि जो दिसंबर का महीना है उसमें बारिश नहीं होती है, बहुत कम, रेयरली होती है, और हमारा जो सीजन है जून जुलाई का महीना आता है तब बहुत बारिश होती है। ये चीज हमको एक एवरेज पता है, नॉर्मल हमको आइडिया है। ठीक है, आगे कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज विंटर, समर और रेनी सीजन। इसी एवरेज कंडीशन के आधार पर, इसी क्लाइमेट के आधार पर हम क्या करते हैं, अलग अलग सीजन्स में अपने पूरे ईयर को बांट देते हैं कि भाई हमारा मई जून का महीना होगा मतलब गर्मी सीजन, जून जुलाई मतलब क्या हो गया, रेनी सीजन, दिसंबर जनवरी क्या हो गया, हमारा विंटर सीजन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पर आगे देखें तो क्या बताता है, कहता है कि द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इट इज सो? वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर। इंडिया जो है वो भाई वर्ल्ड में किसी न किसी पॉइंट पर है, और वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स को अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से बांटा गया है। समझ गए? तो उसके हिसाब से भी इंडिया का एक खास प्रकार का क्लाइमेट है। समझ गए? उसकी बात अभी हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग करने वाले हैं। अब यहां पर देखो, इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में क्या बताता है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको हम लोग मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं कि भाई इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब ये मॉनसून जो क्लाइमेट है या फिर जो मॉनसून हमारे रीजन का क्लाइमेट के लिए हम टर्म यूज करते हैं, ये हमारे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में यूज किया जाता है। इस रीजन में जो क्लाइमेट पाया जाता है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हम उसको बोलते हैं। साउथ ईस्ट और साउथ एशिया कहने का मतलब क्या हो गया, मतलब कि इंडिया और इंडिया के जो नेबर्स हो गए, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, श्रीलंका, या फिर उसके बाद ईस्टवर्ड जो कंट्रीज है जैसे कि म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड, इन सब कंट्रीज को इंक्लूड करके इस पूरे रीजन में जो हमारा क्लाइमेट है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि यहां जो हमारा क्लाइमेट है वो मॉनसून से बहुत प्रभावित होता है। समझ गए? मॉनसून से ही एक प्रकार से यहां का क्लाइमेट तय होता है कि यहां पर किस सीजन में कैसा हमको क्लाइमेट मिलेगा। समझ गए?
आगे यहां पर क्या बोलता है, डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। हमारे देश में एक जनरल पैटर्न है कि भाई क्या है, जून जुलाई में बारिश होती है, मई जून में गर्मी पड़ती है, दिसंबर जनवरी में ठंडी पड़ती है। लेकिन इस जनरलाइज्ड एक यूनिटी के बाद भी हमको रीजन के आधार पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि भाई जब सर्दी का समय आता है तो कश्मीर के रीजन में जो हमारा द्रास है और कुछ रीजन है वहां पर -40 -20 तक टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन उसी समय में अगर आप साउथ इंडिया में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, केरल में जाओ, वहां पर 20 डिग्री का टेम्परेचर आपको मिलेगा सर्दी के दिनों में भी। उसी प्रकार से गर्मी के दिनों में राजस्थान के कुछ हिस्से में, यूपी के कुछ हिस्से में 50 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आप कश्मीर में जाते हो तो आपको 20 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, साउथ में जाओगे तो भी आपको 25-26 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं मिलेगा। समझ गए? तो ये चीज यहां पर बात कर रहा है कि हमको वेरिएशन भी देखने को मिलता है और साथ साथ एक प्रकार की यूनिटी भी देखने को मिलती है हमारे क्लाइमेट में। ठीक है, अब यहां पर एग्जांपल से बात कर रहा है कि देखो एक प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, दूसरे टेम्परेचर का एग्जांपल लेकर के समझते हैं। वही एग्जांपल जो मैंने दिया कि भाई गर्मी के दिनों में क्या होगा, 50 डिग्री टेम्परेचर आपको राजस्थान के कुछ हिस्सों में मिल जाएगा और वहीं करीब 20 डिग्री आपको सेल्सियस आपको मिल जाएगा पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में। इसी प्रकार से विंटर के नाइट में द्रास में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री हो सकता है और वहीं पर तिरुवनंतपुरम में जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस प्रकार से वेरिएशन हमको अलग अलग रीजन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहां पर एक और चीज जानकारी बता रहा है कि कुछ रीजन, कुछ लोकेशन ऐसे होते हैं जहां पर एक ही दिन में टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। जैसे थार डेजर्ट की बात कर रहा है, वहां पर दिन में जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री चला जाएगा, लेकिन जब रात का समय होगा तो तुरंत से टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा रात के समय में। इस प्रकार से वेरिएशन आपको देखने को किसी लोकेशन पर मिल सकता है। और वहीं कुछ लोकेशन ऐसे हैं इंडिया में, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार, वहां पर दिन रात में टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल टेम्परेचर बना हुआ रहता है। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद आगे बढ़े तो आगे क्या बात हो रही है, कह रहा है प्रेसिपिटेशन की बात। एग्जांपल के लिए भाई इसको मैं सिंपली समझा देता हूं कि यहां पर इंडिया में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पर बहुत बारिश होती है। जैसे आप सभी को पता होगा कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा बारिश होने वाला लोकेशन है वो भी इंडिया में है, मासिन राम। वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो थार डेजर्ट का रीजन है या फिर जो पंजाब हरियाणा के, मतलब इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट का कंप्लीट रीजन है, वहां पर आपको बहुत ही कम बारिश होती है, जैसे कि 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है। और वहीं पे जो मासिन राम है वहां पर 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अलग अलग रीजन में, जैसे कि नॉर्मल जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, यूपी बिहार का रीजन है, वहां पर बारिश आपको कब होगा, जून जुलाई में मैक्सिमम बारिश होती है। लेकिन वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के रीजन में आपको विंटर सीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो अलग अलग रीजन्स में हमको क्या मिलता है, एक प्रकार से वेरिएशन देखने को मिलता है। इसके बाद यहां पर एक और चीज बता रहा है कि जो इंडिया के कोस्टल एरियाज हैं, यानी वैसे एरियाज जो कि समंदर के अगल बगल हैं, जैसे कि जो महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया हो गया या फिर उड़ीसा का कोस्टल एरिया हो गया, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया हो गया, वहां पर टेम्परेचर कंडीशंस में कॉन्ट्रास्ट बहुत ही कम होता है। मतलब कि टेम्परेचर कंडीशन में चेंज बहुत कम आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो सी है उससे सटे होने के कारण सी का एक मॉडरेटिंग इंफ्लुएंस होता है इस रीजन के ऊपर। और जैसे जैसे आप सी से दूर जाएंगे, वाटर बॉडी, सी भी हो सकता है या फिर कोई बड़ा सा लेक है उसके बगल में भी आपका घर है, तो भी ये इफेक्ट जनरेट हो सकता है। तो यहां पर सी का मॉडरेटिंग इंफ्लुएंस जैसे जैसे आप दूर जाओगे, मतलब कि आप अगर हो महाराष्ट्र के बिल्कुल कोने में, समंदर के बिल्कुल बगल में, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका टेम्परेचर चेंज बहुत कम होगा। इस रीजन में टेम्परेचर चेंज बहुत कम होगा क्योंकि यहां पर सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब ये क्या चीज होता है भाई, सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस? इसको भी समझना है, इसको मैं ऐसे समझा देता हूं। यहां पर क्या होता है, जब दिन का समय आएगा, धूप बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो यहां पर जो सी है वहां से
जो सी ब्रीज बहेगा वो एक प्रकार से यहां पर जो टेम्परेचर है उसको राइज होने नहीं देगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। उसी प्रकार से जब रात का समय आएगा तो यहां से जो लैंड ब्रीज फ्लो करेगा वहां पर क्या होगा, यहां पर एक प्रकार से जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज्यादा डाउन नहीं होने देगा। तो यहां पर सी के जितने नजदीक आप होते हैं मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस सी का उतना ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आप सी से दूर जाओगे, इस रीजन में जाओगे, वैसे वैसे ये सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा और टेम्परेचर में कंट्रास्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे आप ये चीज देखते होंगे कि इंडिया में जो ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये वाला रीजन है, इस रीजन में आपको टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा दिखता है। यहां पर आपको गर्मी के दिनों में 47-48 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा, लेकिन सर्दी के दिनों में यहां पर टेम्परेचर 4-5-7 डिग्री हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आप साउथ इंडिया में देखते हो तो साउथ इंडिया में न तो गर्मी में इतना हाई टेम्परेचर होता है और ना ही सर्दियों में इतना कम टेम्परेचर होता है। दिसंबर जनवरी में भी अगर आप इस रीजन में जाते हो तो आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा 20 डिग्री 15 डिग्री मिनिमम 15 डिग्री। समझ गए क्यों? क्योंकि यहां पर यह पूरी तरीके से सी से घिरा हुआ है, सी का मॉडरेटिंग इंफ्लुएंस इस रीजन में पड़ता है, इस वजह से। समझ गए बात को? अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और चीजों को देखना शुरू करते हैं, बारी बारी से सभी चीजें हमें समझनी है। यहां पर क्या बोल रहा है, सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। यही बात मैंने आपको समझाया कि जो गर्मी सर्दी, ये जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट होता है, टेम्परेचर में हमको वेरिएशन देखने को मिलता है, ये इंडिया के इंटीरियर रीजन में होता है। इंटीरियर रीजन कहने का मतलब समंदर से जो दूर वाले इलाके हैं, जैसे कि यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, इस रीजन में हमको टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है सीजन के हिसाब से। लेकिन आप जैसे ही जाते हो समंदर के आसपास के रीजन में, वहां पर आपको टेम्परेचर में वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं होता है। टेम्परेचर ना तो उतना राइज करेगा और ना ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल करेगा। ठीक है, कहता है देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब यहां पर देखो, नॉर्दर्न प्लेन की बात करता है कि नॉर्दर्न प्लेन रीजन में जैसे ही आप ईस्ट टू वेस्ट जाओगे, अब यहां पर ईस्ट टू वेस्ट कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि इस रीजन से इस तरफ आप जा रहे हो, इधर की ओर जा रहे हो, तो क्या होगा, यहां पर जो बारिश है वो उसकी मात्रा कम होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में जो बारिश होती है वो मॉनसून विंड्स की वजह से होती है, और जो मॉनसून विंड्स फ्लो करते हैं वो बे ऑफ बंगाल से इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये बारिश करवाते जाते हैं, बारिश का पानी ये छोड़ते जाते हैं, और जब तक ये इस रीजन में पहुंचते हैं तो यहां पर बारिश जो होती है वो कम होती जाती है। मतलब जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मॉनसून विंड्स मूव करेंगे, बारिश का अमाउंट क्या होगा, कम होता जाएगा। इधर ज्यादा बारिश होगी, इधर कम बारिश होगी, जैसे जैसे मूवमेंट होगा वैसे वैसे बारिश जो होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो क्या कहता है कि दीज वेरिएशन हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइव्स ऑफ पीपल। इस वेरिएशन की वजह से हमारे इंडिया के अलग अलग रीजन में हमको लाइफ्स में वैरायटी देखने को मिलती है, कि जो लोग होते हैं उनके जीने का तरीका हमको अलग अलग देखने को मिलता है। कि भाई महाराष्ट्र में लोगों के जीने का तरीका अलग है, यूपी में जीने का तरीका अलग है, पश्चिम बंगाल में जीने का तरीका अलग है, क्योंकि यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो वेरी कर जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एक एग्जांपल दिया है फाइंड आउट करने के लिए कि आप राजस्थान में जाओगे तो वहां पर जो घर बनेंगे उनका वॉल्स काफी थिक होंगे और जो रूफ होगा वो फ्लैट होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप तराई रीजन में देखते हो या फिर गोवा में या फिर मैंगलोर में आप घर देखते हो तो उनके रूफ आपको स्लोपिंग दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसी प्रकार से जो आसाम में हाउसेस बनते हैं वो स्टिल्ट पर क्यों बनते हैं, ये चीज जरा सा आप खोजने की कोशिश करो तो ये आपको आंसर क्या मिलेगा कि भाई यहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इन सभी रीजन्स में अलग अलग हैं, और वहां की जरूरतों के हिसाब से लोगों ने अपने अपने घर के डिजाइन तैयार किए हैं जो कि वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से सूटेबल है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है टॉपिक क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। ठीक है, अब यहां पर हम लोग उन चीजों को समझने वाले हैं, उन चीजों की बात करने वाले हैं जो किसी भी रीजन के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, वो चीजें जो कि किसी भी रीजन के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। मतलब कि यहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि पूरी दुनिया में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को तय करते हैं कि कैसा क्लाइमेट होगा।
कौन कौन सी चीजों की बात करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम लोग लैटिट्यूड की बात करेंगे कि भाई कोई भी लोकेशन है कहां पे अर्थ पे, लैटिट्यूड उसका क्या है। उसके बाद हम लोग एल्टीट्यूड को देखेंगे। उसके बाद यहां पर प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स, ये भी हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हमारा हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है, ये मैंने बताया था मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी, ठीक है, उसी की बात ये कर रहा है। और इसके बाद ओशियन करेंट और हमारा रिलीफ फीचर, ये सारी चीजें हैं जो कि किसी भी इलाके के, किसी भी रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रभावित करती हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं लैटिट्यूड की, कि भाई लैटिट्यूड किस प्रकार से प्रभावित करता है हमारे क्लाइमेट को। कहता है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। भाई क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, एक तरीके से कर्व है, उसका कर्वेचर है, उसकी वजह से क्या होता है अलग अलग रीजन में जो हमारा सोलर एनर्जी रिसीव होता है वो अलग अलग होता है। क्योंकि आप यहां पर देखो हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, सन के चारों ओर घूमता है, और हम लोग को पता है कि अर्थ यहां पर अपने झुके हुए एक्सिस पर अर्थ सन के चारों ओर घूमेगा। तो एक सीजन ऐसा आएगा जिसमें कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमको सन का लाइट डायरेक्ट पड़ेगा। और ये कब होता है, ये हमारा होता है हमारे जून के आसपास में, मई जून जुलाई के आसपास में ये चीज होती है। इसलिए हम क्या देखते हैं, इसलिए हम यहां पर देखते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जून जुलाई में गर्मी का सीजन होता है, ठीक है भाई। और यहां पर अगर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आपका कंट्री है तो आपको क्या होगा, जून जुलाई, मई जून जुलाई में आपको गर्मी का सीजन का एहसास होगा, ठीक है। अब इसी के बाद अगर आपका कंट्री जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे कि अफ्रीका का साउथ अफ्रीका हो गया, या फिर ब्राजील वगैरह, या फिर चिली वगैरह जो कंट्री हो गए, ये सब जो हैं क्या है भाई, सदर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, जब दिसंबर का समय आएगा तो यहां पर हमको गर्मी का सीजन एहसास होगा। और हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये जो हमारा इंडिया है या फिर यूरोप के रीजन है, ये सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। देखो सन के डायरेक्ट नहीं है, सन यहां पर डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, इस रीजन में डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, और यहां पर तिरछा लाइट पड़ रहा है। इस वजह से यहां पर सर्दी का सीजन होगा, यहां पर गर्मी काफी कम होगी। तो भाई आपका अर्थ पर जो भी लोकेशन हो उस हिसाब से आपका क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन तय होता है। आप अगर इक्वेटर के आसपास हो तो सालों भर आपको डायरेक्ट सनलाइट मिलेगा, आपका सालों भर गर्मी ही रहेगा। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, पोल के आसपास हैं, तो भाई यहां पर धूप तो सालों भर बहुत ही कम रहती है, इसलिए आपको सालों भर यहां बर्फ ही जमा हुआ रहेगा। जैसे रशिया वगैरह हो गए, वहां सालों भर बर्फ रहती है, समझ गए क्यों, क्योंकि भाई वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर डायरेक्ट सनलाइट बहुत कम मिलता है। और यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जैसे जैसे आप इक्वेटर के करीब आते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो क्लाइमेट है वो चेंज होता जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आप देख सकते हो कि इंडिया के किस रीजन में हमारा कैसा यहां पर हीट एनर्जी रिसीव होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आपका हीट एनर्जी मैक्सिमम कहां पर है, इक्वेटर के आसपास है। और यहां पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह तक क्या है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिसीव होती है। और यहां पर नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो यहां पर इस रीजन में क्या है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है। क्यों, क्योंकि यहां पर साल में कुछ महीने तो कम से कम डायरेक्ट सनलाइट पड़ता ही है, और इक्वेटर के आसपास क्या है, हमेशा डायरेक्ट तो पड़ता ही है। लेकिन इसके ऊपर के रीजन में देखो यहां पर हीट एनर्जी कितना कम है। क्यों कम है, क्योंकि इस रीजन में हमारे अर्थ के कर्वेचर होने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट कभी भी नहीं पड़ता, समझ गए। इस रीजन में या फिर इस रीजन में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता, और कुछ महीने सनलाइट पड़ता भी है तो वो एक एंगल पर पड़ता है, जिसकी वजह से यहां पर हीट एनर्जी बहुत ही कम होता है। तो आपका जो भी लैटिट्यूड होगा उस हिसाब से आपके रीजन का, आपके कंट्री का क्लाइमेट होगा। यह सिंपल सी बात यहां पर आप लोग समझ चुके हो। इसके बाद यहां पर देखें तो क्या कहता है, कहता है कि एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। यहां पर क्या होगा, हमारे अर्थ के कर्वेचर की वजह से
हमारे अर्थ के कर्वेचर की वजह से जो इक्वेटर का रीजन है, इक्वेटर के रीजन की ओर जब आप जाते हो तो आपका टेम्परेचर राइज करता है, एवरेज टेम्परेचर राइज करेगा। पोल्स पर हम आपको हमेशा क्या होगा, सर्दी होगा। जैसे आप अंटार्कटिका में गर्मी के दिनों में भी चले जाओगे तो वहां पर टेम्परेचर आपको माइनस में ही मिलेगा। आप रशिया के साइबेरिया के रीजन में चले जाओगे तो गर्मी के दिन में भी जाओगे तो वहां पर आपको बर्फ ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इक्वेटर की ओर मूव करते हो तो इक्वेटर की ओर मूव करने पर क्या होगा, आपको गर्मी का सीजन मिलेगा। समझ गए? तो जो भी आपका लैटिट्यूड होता है उस हिसाब से आपके कंट्री का, आपके रीजन का क्लाइमेट होता है। समझ गए बात को? यहां पर देखें तो यही चीज कहता है कि अब तो ये एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, लैटिट्यूड समझ गए, लैटिट्यूड कैसे प्रभावित करता है। अब एल्टीट्यूड की बात करता है कि भाई एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स द एटमोस्फियर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते जाते हैं, हाइट इंक्रीज करते जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि हम लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, यहां पर सी लेवल से ऊंचाई पर जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों का जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो हमारा यूपी है, बिहार है, उसका हाइट सी लेवल से 200 मीटर 300 मीटर से ज्यादा का नहीं है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हिमालय के रीजन्स में चले जाएंगे। हम हिमालय में चले जाते हैं, या तो मनाली घूमने चले जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं, या फिर और ऊपर माउंट एवरेस्ट की ओर चले जाते हैं। तो हमको क्या मिलता है, वहां पर सर्दी मिलती है, वहां पर बर्फ मिलने लगता है। गर्मी के दिनों में भी जाओगे तो वहां पर आपको बर्फ मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करते हो वैसे वैसे क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है और जो हमारा टेम्परेचर है डिक्रीज करता जाता है। हाइट जैसे इंक्रीज करेगा हमारा टेम्परेचर डाउन होगा, क्लाइमेट ठंडा होगा। समझ गए बात को? तो एल्टीट्यूड भी हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है। समझ गए? इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बात हो रही है, आगे कहता है कि द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स। जो हिल्स होते हैं, जो हिल स्टेशन लोग घूमने जाते हैं, वहां ठंडी क्यों लगती है, एल्टीट्यूड की वजह से। ठीक है, आगे यहां पर क्या बोलता है, द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। किसी भी रीजन में जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसा होगा, विंड सिस्टम कैसा होगा, उस रीजन के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। अब जैसे यहां पर एग्जांपल की बात करें तो हमारे अर्थ पर बहुत सारे विंड्स फ्लो करते हैं। जैसे यहां पर आपको दिखाता हूं, ये आपको विंड्स हैं जिनको हम लोग ट्रेड विंड्स बोलते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखो, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये हमारा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। तो यहां पर ये ट्रेड विंड्स फ्लो करते हैं। आप जिस रीजन में रहोगे उस रीजन के हिसाब से ये विंड फ्लो होंगे, और आपकी हाइट जितनी ज्यादा होगी उस प्रकार से आपके ये विंड और प्रेशर पैटर्न जो होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे यहां पर बता दूं कि हमारा ये जो अर्थ है, इसमें जो ये 30 डिग्री का रीजन है ये हाई प्रेशर का रीजन होता है। समझ गए? और ये हमारा 0 डिग्री का जो रीजन होता है ये लो प्रेशर का रीजन होता है। तो विंड हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है। तो इस प्रकार से विंड हमारा फ्लो करेगा। अब इसमें जहां आपका कंट्री लाई करेगा उस हिसाब से आपके कंट्री का, आपके इलाके का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी प्रभावित होगा। इसके बाद यहां पर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या बात हो रही है, आगे कहता है दस इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। जिस प्रकार के रीजन में आप रहते हो वहां जिस प्रकार के विंड्स आते हैं उस हिसाब से आपके कंट्री का क्लाइमेट होगा। जैसे इंडिया में हम लोगों का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। क्यों भाई, क्यों है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इसलिए है क्योंकि हमारे कंट्री में जो मॉनसून विंड्स हैं वो फ्लो करते हैं वो यहां पर काफी बारिश लेकर के आते हैं, और इसकी वजह से पूरा हमारा क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है। जो यहां पर हमारा इंडिया है करीब इस रीजन में लोकेटेड है, यहां पर तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, तो यहां पर ये विंड्स जब आते हैं तो ऐसे आ जाते हैं और यहां पर बारिश करवा देते हैं। पूरा क्लाइमेट ही हमारा चेंज हो गया है। अगर मॉनसून विंड्स इंडिया में नहीं आ रहे होते ना तो इंडिया का बहुत बड़ा रीजन जो है डेजर्ट होता। समझ गए? तो यहां पर यह चीज समझ लो कि हमारा लोकेशन या फिर हमारे रीजन में जो विंड्स फ्लो करते हैं उसकी वजह से क्लाइमेट्स बहुत ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है,
इसके बाद यहां पर आगे क्या बता रहा है, आगे बता रहा है कि द सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। भाई सी एक प्रकार का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डालता है क्लाइमेट के ऊपर। यह चीज मैंने आपको थोड़ी सी आपको पहले समझा दी थी। कहता है कि एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। भाई क्या है, जैसे जैसे आप सी से दूर चले जाओगे सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। इसीलिए आप क्या देखते हो कि अगर आप मान लो चले जाते हो मुंबई में, या फिर आप चले जाओ साउथ इंडिया में, केरल में चले जाओ, कर्नाटक में आप समंदर के आसपास के रीजन में चले जाओ, तो वहां पर टेम्परेचर आपको उतना ज्यादा चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि सर्दी में 2 डिग्री का टेम्परेचर हो गया और गर्मी में 50 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा सी जो है वो क्या करेगा, मॉडरेटिंग इंफ्लुएंस डालता है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज नहीं होने देगा और सर्दियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर फॉल भी नहीं होने देगा। इस वजह से यहां पर टेम्परेचर जो है एक नॉर्मल रेंज में बना हुआ रहता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है। लेकिन आप क्या देखते हो कि इंडिया के जो नॉर्दर्न रीजन है यहां पर बहुत आपको एक्सट्रीम वेदर होता है। गर्मी के दिनों में 50 डिग्री का टेम्परेचर, सर्दी के दिनों में 4 डिग्री का टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग सी से बहुत ज्यादा दूर हैं और सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस यहां पर काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से। ठीक है, यही चीज है कि भाई सी से जितना दूर रहोगे उतना सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो है वो कम होता जाएगा। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर बता रहा है कि जो ये हमारा कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटालिटी बोलते हैं। समझ गए? सिंपली समझना है तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, कहता है आगे ओशियन करेंट्स की। ओशियन करेंट्स अलोंग विथ ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। भाई ऑन जो हमारा ओशियन करंट है वो हमारे ऑनशोर विंड्स के साथ मिलकर के जो कोस्टल एरियाज हैं उसके क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। अब ये ओशियन करंट्स क्या चीज है भाई, तो यहां पर देखो जिस प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर में विंड्स फ्लो करते हैं उसी प्रकार से हमारे ओशियन में जो वाटर है वो भी फ्लो करता रहता है। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई सी में हमारा वाटर है तो वो बिल्कुल स्टिल है, वो हिलता डुलता भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो हमारा जो ओशियन है उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रकार से जो वाटर है वो एक प्रकार से फ्लो करता रहता है। एक सेकेंड यहां पर मैं आपको जरा सा दिखा देता हूं। यहां पर देखो, इसमें देख रहे हो आप ओशियन करेंट्स को। ओशियन करेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला ओशियन करेंट होता है वार्म ओशियन करंट, जिसमें कि वाटर जो फ्लो होगा वो वार्म रहेगा, और दूसरा कोल्ड ओशियन करंट होता है जिसमें कि जो वाटर फ्लो होता है वो कोल्ड होता है। अगर आपके कंट्री के बगल से वार्म ओशियन करंट फ्लो करता है और यहां पर आपका ऑनशोर विंड चलता है, मतलब कि समंदर से लैंड की ओर अगर विंड फ्लो करे तो वहां पर जो वो विंड आएगा वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर का होगा, वो थोड़ा सा गर्मी लाएगा। लेकिन अगर आपके कंट्री के बगल से यहां पर कोल्ड स्ट्रीम फ्लो करता है और यहां से आपके लैंड की ओर यहां पर एक विंड फ्लो करेगा तो जो विंड आएगा वो बहुत ही ठंडा ठंडा आपको लगेगा। तो ये ओशियन करंट ऑनशोर विंड के साथ मिलकर के एक प्रकार का इफेक्ट डालते हैं लोकल क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, ये चीज यहां पर आप जान गए हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर यही चीज बताता है, फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विथ वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म्ड और कूल्ड इफ द विंड्स आर ऑनशोर। मतलब समंदर से लैंड की ओर जब विंड चलेगा तो जैसा ओशियन करंट होगा वैसा आपका क्लाइमेट प्रभावित होगा। वार्म होगा तो भाई क्लाइमेट वार्म हो जाएगा और कोल्ड होगा तो क्लाइमेट हमारा कोल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगला जो फैक्टर है जो कि किसी भी रीजन के क्लाइमेट को प्रभावित कर सकता है वो है रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या कि भाई लैंडफॉर्म हमारा कैसा है। ठीक है, कहता है रिलीफ टू plays a major role in determining the climate of a place. High mountains act as barrier for cold and hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing wind. The leeward side of mountain remain relatively dry. तो भाई ये चीज भी बहुत तरीके से हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करती है। जैसे हम लोग यहां पर सिंपली अगर देखें तो यहां पर इंडिया में एक एग्जांपल देखो, यहां पर ये आपको रेनफॉल पैटर्न दिख रहा है। इस रेनफॉल पैटर्न में आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा ये वेस्टर्न कोस्ट वाला रीजन है यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है भाई,
बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन इसके बिल्कुल बगल के इस रीजन में आप क्या देख रहे हो कि बारिश बहुत कम हो रही है। यहां पर बारिश क्यों नहीं हो रहा है भाई? बारिश इसलिए नहीं हो रही है कि यहां पर हमारा वेस्टर्न घाट मौजूद है। वेस्टर्न घाट एक प्रकार से क्या करता है, इस रीजन से जो भी विंड्स आते हैं, जो कि मॉनसून विंड्स या फिर जो वाटर के साथ विंड्स आते हैं, मतलब जो वाटर वेपर्स लाते हैं जो कि बारिश करवा सकते हैं, उनको यहां पर ये वेस्टर्न घाट रोक देता है और इस रीजन में बारिश बहुत ज्यादा मात्रा में करवा देता है। लेकिन यहां पर ये विंड्स पार करके इस रीजन में नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए ये एक प्रकार का सैडो रीजन बन जाता है। यहां पर हमारा बारिश नहीं होता है, बहुत ही कम बारिश होती है यहां पर, समझ गए? पूरा ड्राई रीजन है ये, ठीक है। इसी प्रकार से अगर तुम देखो तो जो हमारा हिमालय भी है वो भी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करने में। क्योंकि अगर मैं तुमको दिखाऊं तो यहां पर जो ये विंड्स फ्लो कर रहे हैं, ये विंड्स जो हैं यहां पर ये जब आते हैं इस तरफ से, चाइना की तरफ से आते हैं, तो ये विंड्स बहुत कोल्ड होते हैं और हमारे हिमालय की वजह से ये विंड्स हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में नहीं पहुंच पाते। तो यहां पर क्या होता है कि जो टेम्परेचर है सर्दी के दिनों में, अगर हिमालय नहीं होता, हमारे नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाता, यहां तक कि 0 से भी नीचे टेम्परेचर जा सकता था सर्दी के दिनों में। लेकिन हिमालय की वजह से ये कोल्ड विंड्स जो हैं वो एक प्रकार से हमारे इस रीजन में नहीं पहुंच पाते और यहां पर हमारे क्लाइमेट को उससे बचा करके रखता है। जो कोल्ड हमारा क्लाइमेट होता है, कोल्ड सीजन होता है, वो उतना ज्यादा ठंडा नहीं होता है, वो थोड़ा कम ठंडा होता है। आप अगर चाइना के रीजन में देखोगे या फिर उधर कोरिया वगैरह में देखोगे तो पूरा बर्फ जम जाता है, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। लेकिन यहां पर हिमालय इस चीज को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये चीजें थी जो कि किसी भी रीजन के क्लाइमेट को प्रभावित कर सकती हैं। अब यहां पर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग अब क्या देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, यानी वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। अभी तक हमने क्या बात किया, वैसे फैक्टर्स जो कि पूरे वर्ल्ड के किसी भी लोकेशन के क्लाइमेट को प्रभावित कर सकते हैं। अब हम क्या बात करेंगे, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाला सबसे पहला फैक्टर हमारे सामने है लैटिट्यूड। ये चीज तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि जो भी कंट्री का लैटिट्यूड होगा, मतलब कि ग्लोब के कर्व पर जो भी लोकेशन होगा उस हिसाब से कंट्री का क्लाइमेट होता है। अब इंडिया के अगर हम लोग मैप को देखें तो इंडिया का लोकेशन कहां है भाई, तो इंडिया के मैप को अगर हम ध्यान देते हैं तो इंडिया का लोकेशन हमको मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई तो करता है, लेकिन यहां पर हमारे इंडिया के लगभग बीचों बीच से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये क्रॉस करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच क्रॉस करने के कारण हमारे कंट्री का जो क्लाइमेट है वो दो प्रकार का हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। यहां पर इसके नीचे, यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, यहां का जो क्लाइमेट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ये क्या होता है हम लोग तुरंत देखेंगे। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले रीजन का जो क्लाइमेट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। तो यहां पर दो प्रकार के क्लाइमेट हो जाते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो यहां पर हमारे सामने देखो पूरे वर्ल्ड का जो मैप है, मतलब जो पूरा वर्ल्ड है उसको अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में हमने बांटा हुआ है। यहां पर जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है वो हमारा हो जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इक्वेटर से लेकर के, मतलब इक्वेटर के आसपास जो यहां पर हमारा, जो यहां पर आप देख रहे हो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये पूरा रीजन है, यहां पर कैसा क्लाइमेट हो जाएगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्या खासियत होती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ये खासियत होती है कि यहां पर सालों भर हॉट टेम्परेचर होता है, यहां पर आपको ह्यूमिडिटी हाई होती है, बारिश काफी ज्यादा होती है, यहां पर सीजनल चेंज के नाम पर आपको ज्यादा गर्मी और हल्का कम गर्मी होता है, यहां पर सर्दी बहुत कम पड़ती है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, और साथ ही साथ यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए आप देखते हो कि यहां पर जो
आपको बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा देखने को मिलती है, जंगल वगैरह बहुत घने होते हैं, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वो सब पाए जाते हैं। अब इसके बाद सब ट्रॉपिकल रीजन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के 30 डिग्री के आसपास यहां पर देखा जाता है। अब सब ट्रॉपिकल जोन जो है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है, उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रकार से आपका टेम्परेचर हाई होगा, मतलब कि जब गर्मियां पड़ेंगी तो ज्यादा गर्मी पड़ेगा, और जो विंटर होगा वो माइल्ड विंटर होगा। माइल्ड विंटर कहने का मतलब कि विंटर में जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री 10 डिग्री तक जाएगा, 0 डिग्री या उससे नीचे नहीं जाएगा। अगर हम इसके ऊपर के रीजन में जाएं, जैसे कि टेम्परेट जोन में या फिर पोलर जोन में, तो यहां पर जब विंटर आएगा तो बहुत ही हार्श विंटर होगा, 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला जाएगा। समझ गए? तो और हां, सब ट्रॉपिकल जोन जो है यहां पर एडिक्वेट बारिश हो जाती है, अच्छी क्वांटिटी में बारिश हो जाती है, और यहां पर जो 4 सीजन जनरली आप देखते हो नॉर्दर्न इंडिया में, वो 4 सीजन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है कि भाई यहां पर देखो हमारा कंट्री जो है 2 प्रकार के क्लाइमेट में बटा हुआ है। एक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का हिस्सा है वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और उसके ऊपर का जो हिस्सा है वहां पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, अब यहां पर इसके आगे देखें तो आगे क्या बात की जा रही है, इसको जरा सा देख लेते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहां पर यही चीज लिखा हुआ है, इसको जरा सा पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। भाई इंडिया के टोटल 8 स्टेट से होकर के हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अगर आपको उन 8 स्टेट के नाम पता है, जिन जिन राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के गुजरता है, तो जरा सा कमेंट करके बताओ कि वो कौन कौन से 8 स्टेट हैं जिनसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। इसमें 2 तो आपको राज्य बता ही दिया गया, एक गुजरात हो गया, दूसरा मिजोरम हो गया। बाकी के राज्यों के नाम जरा कमेंट करके बता दो। अब यहां पर यही चीज कहता है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल एरिया। जो हमारे कंट्री का आधा हिस्सा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का हिस्सा है, वो कहां आता है, ट्रॉपिकल एरिया में। वहां पर क्लाइमेट कैसा होगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। ठीक है, आगे कहता है कि ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ का रीजन है, ऊपर का जो रीजन है, वो हमारा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर आता है। कहता है देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इंडिया के लैटिट्यूड की वजह से जो इंडिया के अलग अलग लोकेशन है वहां पर अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट पाए जाते हैं। आप जैसे जैसे नॉर्थ की ओर बढ़ते हो, जैसे जैसे कश्मीर की ओर बढ़ते हो, आप जो हो इक्वेटर से दूर जाते हो, और वहां पर जो टेम्परेचर वगैरह है वो भी एक प्रकार से फॉल करने लगता है। और साथ ही साथ जैसे जैसे आप इक्वेटर के करीब जाते हो, यानी इंडिया में साउथ की ओर जाते हो, वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट का इफेक्ट बढ़ता जाता है, और वहां पर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। समझ गए? वहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है। यह तो पहला फैक्टर हो गया जो कि हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है। दूसरा हमारे सामने आ गया एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड की भी बात हमने कर ली है कि एल्टीट्यूड किस प्रकार से टेम्परेचर को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा हाइट पर हम लोग होंगे सी लेवल से, उतना ज्यादा हमारा टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रेशर डाउन होता जाता है, इसकी वजह से। अब कहता है कि इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर्स। तो भाई इसीलिए देखते हो कि जो हमारे हिमालय के रीजन हैं, जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश में चले जाते हो, उत्तराखंड में, या फिर कश्मीर वैली के आसपास में चले जाते हो, तो वहां पर आपको बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। एक तो फैक्टर हो गया कि आप लैटिट्यूड में बहुत नॉर्थ हो, और दूसरा फैक्टर हो गया कि वो सारे लोकेशन बहुत ही ज्यादा हाइट पर हैं। इस वजह से अगर हम इंडिया के और नॉर्मल रीजन्स की बात करें, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, डेक्कन प्लेटू की बात करें, कोस्टल रीजन्स की बात करें, तो यहां पर एल्टीट्यूड उतना ज्यादा नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन का भी एल्टीट्यूड हार्डली 100 टू 200 मीटर का है। जो कोस्टल प्लेन है वहां पर बताया जा रहा है कि जो हाइट है वो 30 मीटर एलिवेशन है, जो हमारा सी लेवल है उससे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा एलिवेशन का प्रभाव हमारे कंट्री के ज्यादातर रीजन में नहीं पड़ता है। मेनली किस पर पड़ेगा? जो हिमालयन रीजन है वहां पर टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि हाइट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है कि जो हमारे हिमालय हैं वो बहुत ही एक तरीके से विशालकाय हैं, और यहां पर यह चीज आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हिमालय हैं वो सेंट्रल एशिया से आने वाले कोल्ड विंड को रोकते हैं। अब यहां पर आपको पता होगा, हमने पहले ही बात की है
कि बहुत सारे यहां पर आपको विंड्स फ्लो करते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपको ये ट्रेड विंड्स हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि सेंट्रल एशिया इस रीजन से क्या हो रहा है कि बहुत सारे विंड्स यहां आते हैं। तो उन विंड्स को आने से क्या करेगा, यहां पर ये हमारा जो हिमालय है यहां पर प्रेजेंट, ये रोकेगा। और अगर यहां पर ये कोल्ड विंड्स नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, जितना ठंडा चाइना में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है, उतना कोल्ड सीजन हमारे कंट्री का नहीं होने पाएगा। अगर हिमालय नहीं होता तो इस रीजन में कोल्ड जो है वो बहुत ही हार्श होता, कोल्ड सीजन बहुत ही हार्श होता और हमको बहुत ही परेशानी होती। ठीक है, कहता है इट इज बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से हमारा बहुत ही माइल्ड विंटर होता है। क्यों? क्योंकि हिमालय उस रीजन से आने वाले कोल्ड वेव्स को रोक देता है। ठीक है, अब ये दो फैक्टर हमने बात कर ली। अगला फैक्टर हमारे सामने क्या है, प्रेशर एंड विंड्स। तो भाई देखो, हमने ये पहले भी आपको बताया है कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे प्रकार के विंड्स फ्लो करते हैं। ये रेगुलर विंड्स होते हैं, ये हमेशा फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, इन विंड्स की वजह से आपके इलाके का, आपके कंट्री का क्लाइमेट प्रभावित होता है। इंडिया में भी यहां पर यह फैक्टर काम करता है कि प्रेशर और विंड्स जब चेंज होंगे तब यहां पर हमारा क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, कहता है कि द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये तीन कंडीशन बात किए जा रहे हैं जिससे कि हमारे कंट्री का क्लाइमेट प्रभावित होता है। सबसे पहला है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। प्रेशर और सरफेस विंड्स की भाई हमारे कंट्री में किस रीजन में कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर जोन बन रहा है, लो प्रेशर जोन बन रहा है, या फिर यहां पर सरफेस विंड किस प्रकार के फ्लो कर रहे हैं। जो ट्रेड विंड्स मैंने बात किया ना, वो ट्रेड विंड्स किस प्रकार से फ्लो कर रहे हैं। इसके बाद हमारा अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन कहने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो हमारा यहां पर अर्थ है, अर्थ के काफी हाइट पर, हमारे एटमॉस्फेयर के काफी हाइट पर बहुत सारे विंड्स फ्लो करते हैं। ये रेगुलर विंड्स होते हैं। इनमें से एक जो कि हमको प्रभावित करता है जेट स्ट्रीम, उसकी बात हमें करनी है यहां पर। ये जो हमारा विंड है, ये हमारे अर्थ लेवल से, मतलब सी लेवल से 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पर ये फ्लो करते हैं, समझ गए। और ये हमारे क्लाइमेट को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इनकी भी बात यहां पर हम लोग करेंगे। इसके बाद यहां पर हमारा एक और फैक्टर है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, ये भी हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। अब इनको जरा सा हम लोग समझते हैं कि यहां पर ये सारे होते क्या है। अब यहां पर सबसे पहले क्या बता रहा है, बता रहा है कि इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। भाई इंडिया किस रीजन में लाई करता है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में लाई करता है। अब यहां पर इसको जरा सा समझो, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यहां पर सिंपल है कि देखो, हमारे अर्थ पर बहुत प्रकार के जो ट्रेड विंड्स हैं वो फ्लो होते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात, ये ट्रेड विंड्स क्या है भाई। देखो यहां पर ये एक प्रकार के विंड्स हैं जो कि हमारे अर्थ के सरफेस पर रेगुलरली फ्लो होते हैं, वो खास डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। लेकिन इनको ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं? ट्रेड विंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज के सैकड़ों हजारों साल पहले जो लोग थे वो इन विंड्स का सहारा लेकर के ट्रैवल किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। जब ये जहाज, मतलब जो शिप्स होते हैं बड़े बड़े जो हवाओं से चलते हैं, वो चलाया करते थे, तो इसलिए इनको ट्रेड विंड्स कहा जाने लगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ट्रेड विंड्स कई प्रकार के हैं। सबसे पहला तो यहां पर हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्टर्ली। मतलब यहां पर देखो, ये जो हमारा रीजन है, इस रीजन में हमारा इंडिया लाई करता है। क्यों? क्योंकि मतलब क्यों यहां तो लाई करता है, मतलब यहां पर इसको नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से यहां पर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। नॉर्थ ये हो गया हमारा, ईस्ट हो गया ये, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। अब यहां पर देखो, ये हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, साउथ से। ये हमारा साउथ से ऊपर की ओर और तिरछे, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, साउथ ईस्ट।
साउथ ईस्ट से जनरेट हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, साउथ ईस्टर्ली, और ये नॉर्थ ईस्ट से जनरेट हो रहा है, और तो हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्ली। तो इस प्रकार से यहां पर ये ट्रेड विंड्स हमारे होते हैं। और ऊपर यहां पर अगर हम लोग देखें तो 30 डिग्री के ऊपर यहां पर लाई करते हैं हमारे वेस्टर्ली विंड, और यहां पर नीचे भी वेस्टर्ली हो गया, और नीचे हमारा पोल्स पर पोलर ईस्टर्ली, और पोल्स पर ऊपर नॉर्थ पोल पर पोलर ईस्टर्ली। अब देखो ये काम कैसे करते हैं, इसको भी अगर जरा सा समझना चाहो तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। देखो क्या होता है कि हमने क्या देखा कि हमारा अर्थ है, उसका कर्व है, कर्व की वजह से क्या होगा, एक प्रकार से यहां पर जो हमारा सोलर एनर्जी है, मतलब जो हीट है, वो अलग अलग रीजन में अलग अलग पड़ता है। तो यहां पर इक्वेटर पर सबसे ज्यादा हीट पड़ रहा है। इक्वेटर पर सबसे ज्यादा हीट पड़ने के कारण क्या होगा, यहां पर इस रीजन में हमारा क्या होगा, एक प्रकार से जो एयर है वो ज्यादा हॉट होगा। एयर ज्यादा हॉट होता है तो क्या करता है भाई, एयर हॉट होता है तो वो ऊपर की ओर राइज करता है। इस रीजन में एयर जो है वो क्या करेगा, एक प्रकार से ऊपर की ओर राइज करेगा। और साथ साथ यहां पर एक इफेक्ट होता है कि ये जो हमारा 30 डिग्री के आसपास का रीजन है, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में, यहां पर आपका हाई प्रेशर जोन बन जाता है। मतलब कि यहां पर एयर जो होते हैं वो एक प्रकार से ठंडे होते हैं, वो कंडेंस करते हैं और हाई प्रेशर एक प्रकार से क्रिएट करते हैं। अब हमको क्या पता है कि विंड्स कैसे फ्लो करते हैं, जब भी एयर हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर मूव करेगा तो क्या होगा, एक प्रकार से विंड हमारा फ्लो करेगा। क्यों मूव करेगा भाई, लो प्रेशर जोन में जगह खाली है, हाई प्रेशर जोन में भीड़ ज्यादा है, वहां पर जगह डेंसिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, एक प्रकार से उस खाली जगह को भरने के लिए मूव करेंगे, इसलिए विंड्स फ्लो करेंगे। और इसी वजह से ये विंड्स यहां पर फ्लो करते हैं, जो ये ट्रेड विंड्स है वो फ्लो करते हैं। यानी कि ये हमारा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर मूव करते हैं। और इसी प्रकार का इफेक्ट यहां पर हमारे ऊपर की ओर भी होता है, लेकिन उससे हमको उतना मतलब नहीं है, मेनली इस रीजन पर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारा एक प्रकार से आप देख पा रहे हो कि यहां पर हाई प्रेशर जोन है, यहां से लो प्रेशर जोन की ओर हमारा एयर मूव करेगा। और हां यहां पर देखो ये इफेक्ट भी जरा सा देख लो, यहां पर क्या हुआ, हमारे इक्वेटर के पास एयर राइज किया, राइज करके यहां पर ऊपर चला गया, इस जगह से एयर इधर आ रहा है जगह भरने, तो यहां भी तो जगह खाली हो गया। यहां जब जगह खाली हो गया तो यहां से जो एयर राइज किया था इक्वेटर पास से, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर लेयर में जाकर के यहां पर पहुंच जाता है, वो नीचे ठंडा होकर के नीचे पहुंचेगा और फिर वो इधर मूव करेगा। इस प्रकार से एयर यहां पर घूमते रहेगा। मतलब कि इक्वेटर है, इक्वेटर पर एयर राइज किया, चला गया वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास 30 डिग्री के आसपास, वहां पर पहुंचा, वो नीचे आ गया ठंडा होकर के, फिर मूव करके आया यहां पर, इस प्रकार से मूव करेगा, ठीक है। इस प्रकार से एयर जो है मूव करता रहता है, इक्वेटर के पास ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर के ऐसे जाकर के नीचे चला जाएगा 30 डिग्री पर, और वहां पर फिर से वो इक्वेटर की ओर मूव कर जाएंगे। इस प्रकार से यहां पर एयर मूव करता है, और इसके लिए यहां पर नाम भी है हैडली सेल, हैडली सेल, और ऊपर हमारा फेरल सेल जो कि ऊपर 30 डिग्री के ऊपर रीजन में बनता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझो कि यहां पर क्या होता है कि जो ये एयर्स हैं, ये एयर जब मूव करते हैं, जो विंड्स ब्लो करते हैं, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ टू नॉर्थ फ्लो करते हैं। अब यहां पर एक इफेक्ट काम करता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, ये होता यहां पर है कि जब ये विंड्स फ्लो करते हैं इक्वेटर की ओर, तो ये विंड्स यहां से निकल करके सीधे यहां नहीं पहुंचते, बल्कि ये विंड्स जो है जब यहां से निकलते हैं तो ऐसे पहुंचते हैं। ऐसे क्यों पहुंचते हैं भाई, ऐसे इसलिए पहुंचते हैं कि जितना समय यहां से यहां पहुंचने में, इक्वेटर तक पहुंचने में इन विंड्स को लगता है, उतने समय में हमारा अर्थ आगे बढ़ जाता है। इस वजह से यहां से चलते हैं तो सीधे यहां नहीं पहुंचते, बल्कि थोड़ा सा पीछे पहुंचते हैं। तो यहां पर इस इफेक्ट को अगर आपको समझना है तो यहां पर इससे समझ सकते हो कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर चल रहे हैं और ये हमारा अर्थ घूम रहा है, तो यहां पर सीधे यहां ना, सीधे नहीं जाके, सीधे रास्ते पर नहीं जाकर के इस तरीके से कर्व रास्ते पर जा रहे हैं। इससे और अच्छे तरीके से समझोगे। यहां पर देखो, जैसे ये लेडी यहां से बॉल फेंकती है, ये पूरा इन लोग एक चक्री पर बैठे हुए घूम रहा है और ये घूम करके ऐसे पहुंच रहा है। वही इफेक्ट यहां पर हो रहा है कि यहां पर जब
एयर यहां से चलता है तो सीधे सामने सामने नहीं पहुंच पाता, जितना समय उसको यहां से यहां आने में लगेगा ये अर्थ जो है स्पिन करके आगे बढ़ जाएगा, ये वाला जगह यहां पहुंच जाएगा और ये जगह यहां पे पहुंच जाएगा। इस वजह से क्या होगा, एयर यहां से निकलेगा तो इस लोकेशन पर मीट करेगा। इसलिए हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो हमारा एयर फ्लो करता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है कि भाई यहां से निकला, उसके सामने लोकेशन पर नहीं पहुंच पाया, थोड़ा सा पीछे पहुंचा, क्योंकि जितनी देर में एयर यहां से यहां पहुंचा हमारा अर्थ स्पिन करके आगे बढ़ चुका था। ठीक है, अब ये कुछ बातें यहां पर हमने कर ली। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आगे यहां पर क्या बात हो रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हमने समझ लिया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड में हमारे रीजन में हमारा इंडिया लाई करता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड मतलब क्या, जो ये विंड है वो नॉर्थ ईस्ट से जनरेट हो रहा है, समझ गए। और इसके बाद क्या बोलता है, कहता है कि दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ये विंड्स ओरिजिनेट होते हैं। अब यही चीज तो मैंने बताया कि यहां पर जो ये 30 डिग्री का रीजन है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, यहां पर हाई प्रेशर होता है। इक्वेटर के पास क्या होता है, लो प्रेशर जोन बनता है, क्योंकि यहां पर एक प्रकार से हीट एनर्जी ज्यादा है, एयर ज्यादा गर्म होगा, वो ऊपर की ओर राइज करेगा, तो यहां लो प्रेशर बन गया, यहां पर हाई प्रेशर बन गया, इसलिए ये यहां पर हमारे इक्वेटर की ओर मूव करते हैं, इक्वेटर की ओर एक प्रकार से जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके बाद देखें तो यहां पर आगे क्या बताता है, बोलता है कि दे ब्लो साउथवर्ड्स। ये जो विंड है ये हमारे साउथवर्ड ब्लो करते हैं, मतलब कि इक्वेटर की ओर ब्लो करते हैं, और ये डिफ्लेक्ट कर जाते हैं राइट की ओर ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाते हैं मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर देखो यहां से ये विंड चले, यहां से ये विंड निकला कि भाई यहां खाली जगह है, चलो यहां जल्दी से भर देते हैं। ये निकला, ये इधर जा रहा था, लेकिन जितनी देर में आगे बढ़ा अर्थ थोड़ा सा आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ा ये अर्थ थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ा तो अर्थ थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। तो ये रियलिटी में अपने बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ये एयर मीट नहीं करता है, ये जो लोकेशन है ये यहां पर पहुंच जाएगा और ये इस प्रकार से इस लोकेशन से मीट करेगा, समझ गए। तो इसलिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो एयर है वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो नहीं करते, बल्कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इसी प्रकार से अगर सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये विंड नॉर्थ की ओर ब्लो करेंगे इक्वेटर के पास जाने के लिए, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, ये एक प्रकार से डिफ्लेक्ट कर जाएंगे लेफ्ट की ओर। इधर से जा रहे हैं तो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर गए, इधर से जा रहे हैं तो राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर गए। समझ गए बात को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, यह चीज आप यहां पर जरा सा ध्यान रखना। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बात हो रही है, आगे कहता है कि एंड मूव टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। यह चीज तो मैंने आपको बता दिया कि इक्वेटर के पास क्या होता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है, इसलिए ये विंड जो है ब्लो करते हैं। जनरली दिस विंड कैरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। अब यहां पर देखो ये विंड्स जो हैं इंडिया के ऊपर से ब्लो करते हैं। अब यहां पर ये जो विंड्स हैं ये ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं भाई, ये विंड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारे चाइना के रीजन से। ये जो हमारा ये रीजन है इस रीजन में ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब इस रीजन में क्या है भाई, इस रीजन में लैंड है और लैंड से ये आ रहे हैं हमारे इंडिया पर। और अगर यहां पर ये लैंड से आ रहे हैं तो क्या यहां पर इवापोरेशन लेकर के आ रहे हैं, जी नहीं। वाटर मॉलिक्यूल्स लेकर के आ रहे हैं, जी नहीं। तो यहां पर ये जो विंड्स फ्लो होते हैं इंडिया की ओर, ये कैसे विंड्स होते हैं, ये ड्राई विंड्स होते हैं। कोई भी विंड जब किसी वाटर सरफेस के रीजन से आएगा तब वो अपने साथ मॉइस्चर लाएगा, पानी लाएगा। जैसे कि अगर इंडिया में देखें तो इस रीजन से अगर विंड्स ब्लो करेंगे तो यहां पर ओशियन है, वाटर है, इवापोरेशन हो रहा है, तो ये विंड्स अपने साथ वाटर लाएंगे। लेकिन इस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रहा है तो यहां पर ये लैंड एरिया है, यहां पर इवापोरेशन उतना नहीं हो रहा है, तो विंड जो है वो मॉइस्चर नहीं ला पाएंगे। तो यहां पर ये जो विंड्स होते हैं ये बारिश नहीं करवाते हैं, बारिश नहीं करवा सकते हैं। अब यहां
यहां पर बात यह है कि जब ये विंड्स बारिश नहीं करवा सकते हैं तो हमारा जो कंट्री है वो कैसा होना चाहिए था, वो हमारा एक प्रकार से ड्राई रीजन होना चाहिए था, एरिड रीजन होना चाहिए था, और रियलिटी में होना चाहिए था। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया का कंडीशन बिल्कुल अलग है, स्पेशल कंडीशन है। इस वजह से यहां पर हमारे कंट्री में आपको इतना ग्रीनरी दिखता है। नहीं तो इंडिया का जो नॉर्दर्न रीजन है, 30 डिग्री के आसपास का जो रीजन है, उस रीजन में आप देखोगे तो वर्ल्ड के सारे डेजर्ट आपको मिलेंगे, जैसे कि सहारा डेजर्ट हो गया, या फिर आपको अमेरिका के रीजन में, मतलब उसी बेल्ट में आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं। स्पेशल कंडीशन है इंडिया का, इस वजह से हमको जो नॉर्दर्न इंडिया है ये सारा रीजन डेजर्ट नहीं दिखता है। ठीक है, आगे यहां पर कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताया जा रहा है। कोरियोलिस फोर्स एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। अब रियलिटी में बता दूं कि कोरियोलिस फोर्स एक प्रकार का सूडो फोर्स है, मतलब रियलिटी में फोर्स नहीं है, लेकिन यहां पर इसको फोर्स हम लोग कहते हैं। मतलब क्या भाई, देखो बात क्या, सीधा सीधा कोरियोलिस फोर्स का, हम यहां से निकले थे यहां जाने के लिए, लेकिन हम निकले और ये जमीन जो है, जमीन ही आगे बढ़ गया। ये चीज यहां पर एक प्रकार से इफेक्ट होती है कोरियोलिस फोर्स में, समझ गए। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरल्स लॉ। तो भाई फेरल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था इसके बारे में, इसलिए इसको फेरल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या बात हो रही है, कहता है कि द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। इंडिया के ऊपर जो प्रेशर और विंड कंडीशन है वो बहुत ही यूनिक है। इस वजह से इंडिया का क्लाइमेट आपको अलग दिखता है अपने जो रीजन है उस रीजन के कंपैरिजन में। जैसे यहां पर बात करते हैं, बता रहा है कि ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। विंटर के समय में, जब इंडिया में विंटर का समय होता है, उस समय में क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन बनता है हिमालय के नॉर्थ में, मतलब कि जो तिब्बत चाइना वाला रीजन है उस रीजन में। उससे क्या होता है, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो करते हैं इस रीजन में लो प्रेशर एरिया की ओर, यानी कि साउथ रीजन की ओर। मतलब यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर हमारा इस रीजन में, यहां पर हमारा हाई प्रेशर रीजन बन रहा है और इस रीजन में हमारा क्या हो जा रहा है, लो प्रेशर रीजन बन जा रहा है। इसलिए इस डायरेक्शन में जो विंड्स हैं वो ब्लो कर रहे हैं। ये हमारा विंड्स का डायरेक्शन है जब हम लोगों का दिसंबर जनवरी का समय चल रहा होता है उस समय में। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या बताता है कि आगे यहां पर बता रहा है कि देखो, इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। जब समर का समय आता है, इंडिया में जब समर का समय आ जाता है, उस समय में इंटीरियर एशिया में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और इसके साथ साथ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में भी लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब ये क्या चीज है भाई, तो देखो क्या हुआ कि जब गर्मी का सीजन आया, गर्मी का सीजन आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यहां पर हमारे इंडिया में जो रीजन है, मतलब इंडिया का जो रीजन है वहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर एक प्रकार से हमारा क्या हो रहा है, जो एयर है वो गर्म हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। आपको पता है कि एयर गर्म होता है तो एक्सपैंड करता है, एयर यहां पर लो प्रेशर बन रहा है, और लो प्रेशर बनने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस रीजन में जो तिब्बत और चाइना वाला रीजन है यहां पर आपका लो प्रेशर बना, और साथ ही साथ जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, मतलब कि जो इंडिया का यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार को भी इंक्लूड कर लो, ये पूरा जो बेल्ट है, पूरा रीजन है, यहां पर लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा ये रीजन है, मतलब जो हमारा इंडियन ओशियन रीजन है, साउथ इंडियन ओशियन, यहां पर क्या हो रहा है, एक प्रकार से हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो रहा है। समझ गए बात को। तो यहां पर एक ही साथ क्या हो जा रहा है, जब सीजन गर्मी का सीजन आ रहा है तो इंटीरियर एशिया में और साथ ही साथ इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में क्या हो रहा है, लो प्रेशर रीजन, और साथ ही साथ जो हमारा इंडियन ओशियन है वहां पर हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है। यही चीज कहता है कि जब यहां पर इंडिया में, हमारे इंडिया के रीजन में, कौन से रीजन में भाई, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है और साथ ही साथ जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, जो कि हमारा एक प्रकार से चाइना की मेनली बात हो रही है, तिब्बत की बात हो रही है, कि वहां पर क्या होता है,
लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो विंड का डायरेक्शन है वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है मतलब क्या, हमने देखा कि सर्दियों में क्या होगा भाई, चाइना से इंडिया की ओर एयर ब्लो करेगा, तिब्बत से इंडिया की ओर। लेकिन जब गर्मियों का दिन आता है, जब इंडिया के ऊपर लो प्रेशर बनेगा, तिब्बत के ऊपर लो प्रेशर बनेगा, तो बिल्कुल उल्टा एयर फ्लो करने लगता है, बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में एयर फ्लो करने लगता है। यही चीज कहता है कि एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन इन द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्या होता है कि हमारा जो इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर रीजन है, कहां की बात हो रही है भाई, देखो इक्वेटर के बिल्कुल आगे की बात हो रही है। यहां पर देखो, जो हमारा इक्वेटर जरा सा मैं दिखा दूं, देखो यहां पर बात हो रही है इक्वेटर के नीचे इस रीजन में क्या हो रहा है, यहां पर हमारा हाई प्रेशर रीजन है। यहां से जो ट्रेड विंड्स ब्लो कर रहे हैं, ये जो ट्रेड विंड्स ब्लो कर रहे हैं, यहां से ट्रेड विंड्स ऐसे ब्लो कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, जो इक्वेटर है, इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे मूव कर जाएंगे, ऐसे मुड़ जाएंगे और मुड़ करके इंडिया की ओर आ जाएंगे और इंडिया में यहां पर पहुंच जाएंगे। समझ गए। इससे क्या होता है कि जब गर्मी आता है हमारे कंट्री में और लो प्रेशर एरिया बनता है, इसी वजह से गर्मी के तुरंत बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है, आपको बरसात का सीजन आता है। इसी वजह से, क्योंकि जब गर्मी का सीजन आएगा तो गर्मी के सीजन में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और तिब्बत में क्या होगा, हाई प्रेशर डेवलप होगा, सॉरी लो प्रेशर यहां पर डेवलप होगा। और लो प्रेशर डेवलप हुआ और साथ ही साथ इक्वेटर के जो नीचे के रीजन है, यहां पर आपका हाई प्रेशर रीजन है और यहां पर हाई प्रेशर रीजन होने की वजह से क्या होगा, एयर इक्वेटर की ओर जा रहा है भाई, ट्रेड विंड्स फ्लो कर रहे हैं और ये इक्वेटर की ओर जाते जाते यहां पर लो प्रेशर होने की वजह से ऐसे मूव कर जाते हैं और ऐसे इंडिया की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि इंडिया के इस रीजन में क्या है भाई, लो प्रेशर है। समझ गए बात को। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे कंट्री में गर्मी के तुरंत बाद आपको क्या आता है, बरसात आता है। और यहां पर ये जो विंड्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोलते हैं। साउथ वेस्ट क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ये ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए इक्वेटर के बाद से। ठीक है, आगे कहता है कि दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियन। ये जो विंड्स आते हैं, ये विंड्स वार्म ओशियन से, जो ओशियन है इक्वेटोरियल रीजन में, वहां से फ्लो करते हुए आते हैं। जो ओशियन है वो बहुत ही वार्म होता है, वहां पर बहुत इवापोरेशन होता है, इस वजह से अपने साथ ये क्या लाते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में मॉइस्चर लाते हैं और इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा रेनफॉल करवाते हैं। और इस वजह से मॉनसून के सीजन में आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्यों होता है, ये चीज आप समझ गए कि भाई गर्मी के दिनों में लो प्रेशर एरिया बना, साउथ इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर एरिया बना, विंड्स फ्लो कर रहे थे, ट्रेड विंड्स फ्लो कर रहे थे भाई, नॉर्मल अपना जा रहे थे इक्वेटर की ओर। लेकिन इस रीजन में लो प्रेशर होने की वजह से इक्वेटर को पार कर जाते हैं और हमारे इंडियन ओशियन होते हुए इंडिया की ओर आते हैं, तो अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लाते हैं और यहां पर बारिश करवा देते हैं। इस वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने आ जाता है चैप्टर का अगला टॉपिक, जो कि है सीजन्स, द सीजन्स, यानी कि इंडिया के जो अलग अलग सीजन्स हैं, इनकी बात यहां पर हम लोग कर लेते हैं। अब इंडिया के बारे में आपको एक चीज तो पता ही होगा कि इंडिया में कोई एक सीजन नहीं होता, बल्कि एक पूरा सीजनल पैटर्न होता है। वही चीज यहां पर कहता है कि द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। ठीक है, एक पूरा पैटर्न होता है जिसमें कि बारी बारी से अलग अलग सीजन्स आते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। यहां पर हमारे कंट्री में खास करके जो नॉर्दर्न इंडिया है, उसमें एक सीजन से जब दूसरा सीजन चेंज होता है तो जो वेदर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। कहता है दीज चेंजेस आर पार्टिकुलरली नोटिसेबल टू इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। इंटीरियर पार्ट कहने का मतलब क्या हुआ, वो रीजन्स जो कि समंदर से या फिर समुद्री किनारे से दूर है। ठीक है, द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर, दो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। जो कोस्टल एरियाज
एरियाज हैं, समंदर के आसपास के इलाके हैं, वहां पर आपको टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता। सालों भर टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज आता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। लेकिन जो रेनफॉल पैटर्न है वो आपको चेंज हो जाता है सीजन के साथ। यानी कि जब मॉनसून आएगा तो बारिश ज्यादा होगी, मॉनसून के बाद जब मॉनसून रिट्रीट करेगा तब बारिश कम होगी। मतलब अलग अलग सीजन में बारिश में आपको कोस्टल रीजन में चेंज मिलेगा, टेम्परेचर में वेरिएशन आपको इंटीरियर पार्ट में मिलेगा। मतलब कि जो यूपी, बिहार, आपको हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये सब रीजन हैं जो कि समंदर से बहुत दूर हैं, उन रीजन में टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। कहता है हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस। आप जहां भी रहते हो वहां पर कितने सीजन्स होते हैं, कौन कौन सा सीजन है, कब आता है, ये आप एक तरीके से सोच सकते हो, पता कर सकते हो, और चाहो तो कमेंट करके हमें बता भी सकते हो। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया में मेनली 4 सीजन एक्सपीरियंस किए जाते हैं। सबसे पहला है द कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि जब आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दी का मौसम होता है, उसकी बात हो रही है। इसके बाद द हॉट वेदर सीजन, जो अप्रैल, मई, जून में गर्मी का समय होता है, उसकी बात की जा रही है। इसके बाद कहता है द एडवांसिंग मॉनसून एंड द रिट्रीटिंग मॉनसून विथ सम रीजनल वेरिएशन। इसके बाद एक मौसम आता है एडवांसिंग मॉनसून, मतलब कि जो रेनी सीजन जिसको हम बोलते हैं, उसकी बात की जा रही है कि जब मॉनसून हमारे कंट्री में एंटर करता है तब वो क्या करेगा, बहुत बारिश करवाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवांसिंग मॉनसून बोलते हैं। और वही मॉनसून जो विंड्स हैं वो जब रिट्रीट करते हैं, वापस जाते हैं, तो एक अलग तरीके का पूरा मौसम, पूरा वेदर हमारा हो जाता है। तो उसके लिए रिट्रीटिंग मॉनसून एक अलग सीजन हो गया। ठीक है, आओ यहां पर हम लोग कोल्ड वेदर सीजन के साथ अलग अलग सीजन्स को पढ़ना शुरू करते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, कोल्ड वेदर सीजन, सिंपली कहें तो क्या है भाई, विंटर सीजन की बात हो रही है। कहता है कि द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। भाई हमारे इंडिया में खास करके जो नॉर्दर्न इंडिया है, इसमें जो कोल्ड वेदर सीजन है वो मिड नवंबर से शुरू होता है अच्छी तरीके से। वैसे नवंबर के शुरुआत में ही हल्की हल्की ठंडी हमें लगने लगती है। मिड नवंबर से शुरू होगा और फरवरी तक रहेगा। अब यहां पर कहता है कि दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये तो आप एक्सपीरियंस कर ही पा रहे होगे, क्योंकि भाई अभी 1-2 महीने पहले ही बहुत ठंडी थी दिसंबर में, और अभी जनवरी चल रहा है, तो अभी आपको बहुत ठंडी लग रही होगी। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हो तो भाई दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड होता है। ठीक है, द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। जैसे जैसे इंडिया के साउथ रीजन से नॉर्थ रीजन की हम मूव करते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करता जाता है। तो ये दो चीज आप देख ही रहे हो कि भाई हमने देखा कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रीजन के क्लाइमेट को, वेदर को प्रभावित करते हैं। उसमें आपने देखा कि हम इक्वेटर से इधर दूर जाएंगे तो भाई यहां पर हमारा टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होगा। हम लोग समंदर से भी दूर जाएंगे तो भी यहां पर क्या होगा, हम लोगों का टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होगा। सर्दी में ज्यादा ठंडा, गर्मी में ज्यादा गर्म लगेगा। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, जब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की ओर हम मूव करते हैं तो सर्दी के दिनों में वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है, वैसे वैसे ज्यादा ठंडी इलाके में हम पहुंचते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तो आगे क्या कहता है, कहता है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई on the eastern coast is between 24 to 25 degrees Celsius, while in northern plain it ranges between 10 degrees Celsius to 15 degrees Celsius। कि भाई देखो एवरेज टेम्परेचर जो है चेन्नई में सर्दी के दिनों में भी 24 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहीं नॉर्दर्न प्लेन में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम मैक्सिमम को एवरेज करके यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, और यहां पर जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें जो डेज होते हैं, मतलब दिन का समय जो होता है वो वार्म होता है, वहीं जो रातें होती है बहुत ही ठंडी होती हैं। और फ्रोस्ट जो है नॉर्दर्न रीजन में, खास करके जो हायर स्लोप है, हिमालय में हम ऊपर रीजन में जाते हैं तो वहां पर हमको बर्फ भी जमा हुआ मिल जाता है, वहां पर फ्रॉस्ट भी हमको देखने को मिल जाता है। और हिमालय के रीजन में तो स्नोफॉल बहुत ही कॉमन सी चीज है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये चीज होता कैसे है, मतलब कि ये सीजन आता क्यों है, कैसे आता है, ये जरा सा हम लोग समझते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड तो आप समझ रहे हो कि किसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, यानी ये जो विंड हमने देखा था अभी तुरंत कि ये वाला जो हमारा विंड है जो कि यहां पर
हमारे इस रीजन से ऐसे एंटर करता है, इसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो यहां पर दूसरे इमेज में भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड है, ये जो ऐसे मूव करता है ट्रेड विंड, ये हमारा कंट्री के ऊपर प्रिवेल करता है, कंट्री के ऊपर इसका प्रभाव काफी ज्यादा होता है। अब इसके बाद यहां पर आगे देखें तो क्या बोलता है, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। ये जो हमारा ट्रेड विंड है ये लैंड से सी की ओर मूव करता है। भाई लैंड से सी की ओर कैसे मूव कर रहा है, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि ये मूव किस तरफ से कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। तो यहां पर देखो, तो यहां पर ये मूव किधर से किधर कर रहा है, यहां से ऐसे मूव कर रहा है, लैंड से यहां पर सी की ओर। तो भाई लैंड से सी की ओर मूव कर रहा है, तो क्या ये अपने साथ किसी भी प्रकार का कोई मॉइस्चर ला रहा है? जी नहीं। तो क्या हमको सर्दी में, यहां पर सर्दी के दिनों में बारिश होती हुए दिखती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखती, क्योंकि यहां पर ये जो विंड आते हैं इनके साथ कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या कहता है कि फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन। इसलिए जो सर्दी का समय होता है, जो विंटर सीजन होता है, वो इंडिया के ज्यादातर इलाकों के लिए क्या होता है, एक प्रकार का ड्राई सीजन होता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड एज हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। यहां पर क्या बता रहा है कि भाई तमिलनाडु में कुछ बारिश होती है, कुछ के मतलब कुछ ठीक ठाक अमाउंट में बारिश होती है, क्योंकि यहां पर जब ये विंड पहुंचते हैं तमिलनाडु में तो ये सी से लैंड की ओर फ्लो करते हैं। कैसे फ्लो करते हैं भाई, इसको जरा सा समझो। यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमने क्या देखा कि यहां पर जो विंड हमारा ब्लो कर रहा है, ये विंड जो ब्लो कर रहा है ये इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, ऐसे ब्लो कर रहा है। लेकिन यहां पर नॉर्दर्न इंडिया में, इस पूरे रीजन में क्या हो रहा है, ये लैंड से सी की ओर फ्लो कर रहा है, इसलिए यहां पर कोई बारिश नहीं होगा। लेकिन जब हम तमिलनाडु रीजन की बात करते हैं, इस रीजन की बात करते हैं, तो यहां पर जब ये विंड्स आते हैं ना, तो ऐसे सी से होते हुए यहां पर पहुंचते हैं, इसलिए यहां पर कुछ अमाउंट में ये बारिश करवा देते हैं। इसलिए यहां पर जो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये तमिलनाडु में बारिश करवा देते हैं विंटर सीजन में। नवंबर दिसंबर में भी आपको काफी बारिश यहां पर तमिलनाडु में होते हुए दिखती है। कारण क्या है, कारण यही है कि यहां पर जो ये विंड्स हैं ये सी से लैंड की ओर फ्लो करते हैं। आगे क्या बात हो रही है, कहता कि इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स विथ लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड दिस एरिया। जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है कंट्री का, मतलब कि जो यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सब वाला जो रीजन है, इस रीजन में एक प्रकार का हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है। और इसके बाद यहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करेंगे तो यहां पर हमारा एयर फ्लो करता है, मतलब विंड्स ब्लो करते हैं गंगा रीजन, गंगा वैली या फिर गंगा रीजन में होते हुए वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर। यहां पर जरा सा देखो, यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या होगा भाई, ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया हो गया। नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया में इस रीजन में हमारा हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, यहां से ऐसे करके ऐसे यहां पर विंड्स जो होते हैं वो ब्लो करते हैं, ऐसे विंड्स चलते हैं क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे देखें तो क्या बता रहा है, द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स। तो यहां पर क्या होता है, जब विंटर का सीजन होता है तब नॉर्दर्न इंडिया में, खासकर नॉर्दर्न इंडिया में आपको क्या होगा, क्लियर स्काई रहेगा, लो टेम्परेचर होगा, लो ह्यूमिडिटी होगी, फीबल वेरिएबल विंड्स फ्लो करेंगे। ठीक है भाई, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, आगे यहां पर देखें तो आगे क्या बता रहा है कि अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। अब यहां पर एक खास चीज होती है विंटर सीजन में कि जो हमारे कंट्री का नॉर्दर्न पार्ट है या फिर नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यानी जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये जो रीजन है ना, यहां पर आपको साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का एंट्री होता है। मतलब
मतलब उनकी वजह से यहां पर इस सीजन में भी, विंटर सीजन में भी हमको कुछ अमाउंट में बारिश देखने को मिलती है। ये क्यों होता है भाई? तो ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। ये क्या होता है भाई? ये एक प्रकार का लो प्रेशर सिस्टम होता है जो कि मेडिटेरेनियन सी पर डेवलप होता है या फिर वेस्टर्न एशिया में डेवलप होता है, और ये इंडिया में मूव कर जाता है, इंडिया में आ जाता है वेस्टर्ली फ्लो की मदद से। यानी जो जेट स्ट्रीम्स चलते हैं उनकी मदद से यहां पर आ जाता है। क्या बोला गया? हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, इसको जरा सा समझते हैं। तो देखो, ये जो रीजन है ना, इस रीजन की बात हो रही है। क्या होता है यहां पर? एक प्रकार से साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, समझ गए? साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। यहां पर लो प्रेशर सिस्टम बोल रहा है। लो प्रेशर सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब एक प्रकार से साइक्लोन वहां पर बन रहा है। अब साइक्लोन यहां पर बन रहा है तो यह क्या होता है? यहां पर जो वाटर बॉडीज है, यहां पर ये साइक्लोन्स क्या करते हैं? वाटर बॉडीज से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मॉइस्चर ले लेते हैं, अपने में ले लेते हैं। और यहां पर जब ये ट्रेड विंड्स फ्लो करते हैं, इस प्रकार से इस डायरेक्शन में विंड्स फ्लो करते हैं, सॉरी मैं ट्रेड विंड्स बोल रहा हूं, जेट स्ट्रीम्स फ्लो करते हैं, तो ये क्या करते हैं? इस लो प्रेशर सिस्टम को उठा करके, यहां पर थोड़ा सा मैंने इमेज गलत बना दिया, यहां से उठा करके ऐसे ये यहां पर इंडिया की ओर ले आते हैं, समझ गए? और इंडिया पर ला करके इस रीजन में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या करवा देते हैं? बारिश करवा देते हैं, समझ गए? तो सिंपल सी बात यहां पर क्या है कि ये जो हमारा रीजन है, ये रीजन देखो कौन सा रीजन है, इसके ऊपर तुम जरा सा ध्यान दोगे तो ये रीजन हमारा 30 डिग्री के आसपास का हाई प्रेशर रीजन है। तो यहां पर क्या होता है? ये हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन आपस में क्लेश करते हैं, मतलब हॉट जो एयर है, कोल्ड एयर है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से साइक्लोन्स वगैरह यहां पर डेवलप होते हैं इस रीजन में, यहां पर। और यहां से ये जेट स्ट्रीम्स की मदद से, विंड्स की मदद से इंडिया की ओर मूव कर जाते हैं, और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये काफी अमाउंट में बारिश करवा देते हैं। और ये जो बारिश होता है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है या फिर फायदेमंद होता है। इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग यहां पर क्रॉप्स वगैरह उगाने पाते हैं। कहता है यही चीज, दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। भाई यहां पर इनकी वजह से क्या होता है? विंटर सीजन में बारिश होती है, और हिमालय में जो स्नोफॉल हमें विंटर सीजन में देखने को मिलता है वो इन्हीं की वजह से देखने को मिलता है। आगे कहता है कि ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल। तो यहां पर ये जो बारिश का अमाउंट होता है ये काफी कम होता है, बहुत ज्यादा मॉनसून जैसा बारिश नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो इस सीजन में क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते हैं उनको ग्रो करने के लिए, समझ गए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद यहां पर देखें तो पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं, तो कहता है कि पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन मतलब आप समझ रहे हो कि जो हमारा ये इंडिया का प्रोट्रूडिंग रीजन है, यानी कि ये जो रीजन है इसकी बात कर रहा है, इस रीजन में कोई वेल डिफाइंड विंटर सीजन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन उतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है, और साथ ही साथ ये रीजन जो है इक्वेटर के थोड़ा नजदीक है, इसलिए भी उसका भी थोड़ा इंपैक्ट यहां पर पड़ता है कि यहां पर टेम्परेचर आपका जो है उतना ज्यादा वेरी नहीं करेगा, यहां पर आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ठीक है? इसके बाद यहां पर क्या आता है? देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज। सीजनल चेंज उतना ज्यादा नहीं होता है, यहां पर कोल्ड सीजन डिफाइंड नहीं होता है, टेम्परेचर पैटर्न में चेंज उतना ज्यादा नहीं होता है, और यहां पर आपको जो रेन में वगैरह में चेंज होगा वही सिर्फ आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है? आगे यहां पर हमारे सामने आ जाता है अगला सीजन जो कि है हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। भाई समर सीजन में क्या होता है, कैसे होता है, इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि ड्यू टू द एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। क्या होता है भाई समर सीजन में? जून के सीजन में क्या होगा? जो हमारा सन है वो हमारे नॉर्दर्न पार्ट यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का रीजन है उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, और जो अर्थ का हीट बेल्ट है वो बिल्कुल हमारे इस नॉर्दर्न पार्ट के सामने आ जाएगा।
जैसे कि यहां पर देखो हमारा इंडिया कहां लोकेटेड है, तो भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। और इंडिया में आप जान ही रहे हो कि इंडिया के बीचों बीच से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, तो बिल्कुल हमारे सन के सामने ये रीजन पड़ जाता है। इसलिए यहां पर हीट जो है बहुत ज्यादा डायरेक्टली पड़ता है, बहुत ज्यादा सनलाइट पहुंचता है, जिसकी वजह से यहां पर टेंपरेचर राइज करता है, एयर का टेंपरेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है कि एज सच फ्रॉम मार्च टू मे इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया। इसलिए मार्च से लेकर के मई तक क्या होगा, इंडिया में आपका हॉट वेदर सीजन होता है। मई क्या, उसके बाद भी जून का जब बारिश भी शुरू होती है तब भी भाई गर्मी तो हमें लगती ही है। कहता कि द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च में एट डिफरेंट लैटिट्यूड। तो कहता है कि इस चीज को आपको जानना है तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर देख लो भाई कितना होता है। आप अगर अप्रैल में, मई में, जून में टेम्परेचर देखोगे तो आपके आसपास का मैक्सिमम टेम्परेचर जो भी हो सकता है वो आपको गर्मी के दिनों में मिल जाएगा आपके इलाके में। ठीक है, यहां पर जैसे बता रहा है कि मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है डेक्कन प्लेटू के रीजन में। अप्रैल में जो टेम्परेचर है गुजरात मध्य प्रदेश में 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और मई में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। यूपी, बिहार या फिर आप अगर हरियाणा वगैरह देखो तो वहां पर आपको 45 तो आराम से पहुंच ही जाता है। कहता इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। फिर से वही बात है कि जो पेनिनसुलर रीजन है वहां पर हमारा टेम्परेचर उतना ज्यादा राइज नहीं करता, क्योंकि जो सी है उसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। बहुत ज्यादा गर्मी का समय भी होगा, उस समय भी इस रीजन में क्या होगा, टेम्परेचर उतना ज्यादा मतलब 45-47 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंचता है, क्योंकि भाई सभी तरफ से सी से ये पूरा रीजन घिरा हुआ है। सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस यहां पर काफी काम करता है। ठीक है, आगे देखें तो यहां पर क्या बता रहा है। अब यहां पर समझते हैं कि यहां पर इस सीजन में होता क्या है, नेचर में क्या होता है। कह रहा है द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री में क्या होता है, यहां पर आपका टेम्परेचर राइज करता है और एयर प्रेशर कम हो जाता है। मतलब क्या होगा, एक प्रकार से लो प्रेशर रीजन डेवलप होगा। कहां पर, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में। और मई खत्म होते होते तक, जो मई महीना है उसके खत्म होने होते होते तक एक इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है थार डेजर्ट से लेकर के आपका पटना तक। मतलब कि जब यहां पर आपका मई महीना खत्म होगा उस समय तक इस रीजन में इतना धूप पड़ जाता है, इतनी गर्मी पड़ जाती है कि इस पूरे रीजन में क्या हो जाता है, एक प्रकार का बहुत हाई मतलब बहुत ही लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। यहां पर बहुत ही लो प्रेशर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है जरा सा देखते हैं। तो इसकी बात यहां पर आगे देखें तो आगे बता रहा है कि एंड छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट एंड साउथ, मतलब कि वही पूरे नॉर्दर्न रीजन में क्या होगा, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा। कहता है सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड दिस स्ट्रोम। यहां पर क्या होता है, जैसे ही इस प्रकार का लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है उसकी वजह से जो एयर्स हैं वो सभी तरफ से मूव करने लगती हैं ताकि उस रीजन को भरा जा सके, उस रीजन को फिल किया जा सके। ठीक है, अब यहां पर इसी सीजन में गर्मी के दिनों में ही अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में घूमे होंगे तो एक चीज आपने सुनी होगी, एक वर्ड सुना होगा, लू। लू क्या है भाई, लू एक प्रकार का विंड होता है जो कि गर्मी के दिनों में नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो करता है। और ये कैसा विंड है, स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड होता है। मतलब ये बिल्कुल सूखा, बहुत ही तेज, बहुत ही आपको हॉट विंड होता है, जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हो तो आपको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती है। बहुत ही सीरियस होता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि जब गर्मी के दिन आते हैं, इसलिए नॉर्दर्न इंडिया में जो लोग होते हैं वो अपने बॉडी को कवर करके रखते हैं। अगर बहुत जरूरत ना हो तो दोपहर के समय में, दिन के समय में बाहर लोग नहीं निकलते, क्योंकि लू से अपने आप को बचाना चाहते हैं। लू बहुत ही डेंजरस हो जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि डायरेक्ट एक्सपोजर
टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। वही बात है कि अगर डायरेक्टली आप इस विंड के कांटेक्ट में आ गए तो आपके लिए यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आगे कहता है डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। मई के महीने में काफी जगहों पर आपको डस्ट स्टॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे और इन स्टॉर्म्स का हमें फायदा भी देखने को मिलता है कि इनकी वजह से क्या होगा, टेम्पररी रिलीफ मिलता है। मतलब कि स्टॉर्म आया, तुरंत भर में क्या हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया, हमें अच्छा लगने लगा तो भाई थोड़ा सा रिलीफ लगता है कि चलो भाई क्या हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया। दिस इज ऑल्सो सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विथ वायलेंट विंड, टॉरेंशियल डाउनपोर्स ऑफन एक्कम्पनीड बाय हेल। यहां पर क्या होता है, इसी सीजन में क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर वगैरह हो गया है, इसलिए बहुत तरीके के मूवमेंट होते हैं एयर के, ताकि उस एयर के गैप को फिल किया जा सके। उसकी वजह से जैसे डस्ट स्टॉर्म उठेगा या फिर आपको यहां पर थंडर स्टॉर्म्स भी डेवलप होते हैं। यहां पर इन थंडर स्टॉर्म्स के साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश भी वगैरह भी होती है। और यहां पर पश्चिम बंगाल में इसको, इन स्टॉर्म्स को क्या बोला जाता है, काल बैसाखी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मतलब लोकल में, ऐसा नहीं कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में नहीं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ इलाकों में ये बारिश करवा देंगे, कुछ इलाकों में आपको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर देंगे। तो ये होता है क्यों, क्योंकि भाई इतना ज्यादा लो प्रेशर डेवलप हो गया है, उसको फिल करने में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं उसकी वजह से। आगे कहता है कि टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मॉनसून शॉवर्स आर कंप्लीट कॉमन स्पेशली इन केरल एंड कर्नाटक। दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज मैंगो शावर्स। जब समर सीजन लगभग एंड होने वाला होता है उस समय में प्री मॉनसून शॉवर्स हमें देखने को मिलते हैं केरल और कर्नाटक में। मतलब कि कर्नाटक केरल में जो मॉनसून है उसके पहुंचने से पहले ही यहां पर बारिश हमको देखने को मिलती है और इन बारिश को हम लोग मैंगो शावर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से मैंगो के पकने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इन बारिशों के आने की वजह से इस रीजन में जो मैंगोज हैं वो एक प्रकार से तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं इसलिए। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आगे बढ़े तो अगला हमारा सीजन आ जाता है जो कि है एडवांसिंग मॉनसून यानी कि रेनी सीजन। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, मॉनसून की अब हम लोग बात करने वाले हैं। यहां पर क्या बोल रहा है कि बाय अर्ली जून के शुरुआत होते होते तक द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। क्या होता है, जब जून महीना का शुरुआत होता है उस समय में जो नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा था गर्मी की वजह से, वो बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत इंटेंसिफाई कर जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके ट्रेड विंड्स होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, वो इस लो प्रेशर की ओर अट्रैक्ट होते हैं कि भाई वहां पर लो प्रेशर है, चलो उस जगह को थोड़ा सा भर देते हैं। उस ओर क्या करते हैं, जो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स मूव कर रहे हैं वो इस ओर आने की कोशिश करने लगते हैं। जो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं जो कि सब ट्रॉपिकल एरिया में आपको डेवलप हो रहे हैं सदर्न ओशियन में, ये इक्वेटर क्रॉस करके साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करके इंडियन पेनिसुला में एंटर करते हैं और यहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून के रूप में एंटर करते हैं। इसको जरा सा समझो, यहां पर यह चीज पहले भी हमने देखा था कि यहां पर हमारा क्या हो रहा है कि यहां पर यह पूरा रीजन है, इसमें क्या हुआ, गर्मी का दिन आया तो इंडिया का जो ये रीजन है, ये जो नॉर्थ वेस्ट पूरा नॉर्दर्न बेल्ट जो है, यहां पर बहुत लो प्रेशर हो गया। जून के शुरुआत होते होते तक लो प्रेशर बहुत ही हाई हो गया, बहुत डेवलप हो गया। इसके साथ साथ हमने बात किया था कि जो ये तिब्बत वाला रीजन है वहां पर भी होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहां पर जो हमारा इक्वेटर के नीचे के रीजन है, मतलब कि यहां इक्वेटर है भाई, इक्वेटर के नीचे का ये जो रीजन है ना, यहां पर आपका जो ट्रेड विंड्स फ्लो कर रहे हैं इक्वेटर की ओर, ठीक है, इस तरफ ये ट्रेड विंड्स फ्लो कर रहे हैं, ये ट्रेड विंड्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो ये ट्रेड विंड्स इधर फ्लो करते करते यहां पहुंचते हैं और यहां पहुंचने के बाद क्योंकि यहां पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है, वो इक्वेटर को क्रॉस कर जाते हैं और इक्वेटर को क्रॉस करके इस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं
और इधर फ्लो करके इंडिया की ओर मूव कर जाते हैं। और यहां पर जब ये इस ओर आ रहे होते हैं तो ये पूरा रीजन बहुत ही वार्म होता है, और यहां पर इस वार्म रीजन से जब ये विंड्स ब्लो करते हैं तो अपने साथ बहुत लार्ज अमाउंट में मॉइस्चर ले आते हैं, और मॉइस्चर ला करके जब ये इंडिया के रीजन में पहुंचते हैं तो यहां पर बहुत लार्ज अमाउंट में बारिश करवाते हैं। और यहां पर क्योंकि ये विंड्स साउथ वेस्ट से एंटर कर रहे हैं, किधर से, ये वेस्ट रीजन हो गया, ये साउथ हो गया, साउथ वेस्ट से एंटर कर रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून क्या है ये चीज आप एक प्रकार से समझ गए। यहां फिर से देख लो, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहां से आ गया भाई, क्योंकि ये हमारा जो ट्रेड विंड जो ये डेवलप हुआ है, ये कौन सा ट्रेड विंड है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। इधर से ये ब्लो करता है, लेकिन जब ये इक्वेटर को क्रॉस करता है तब साउथ वेस्ट चला जाता है, इसलिए जो मॉनसून आया उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। और जब ये ओशियन से आते हैं तब अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर ले आते हैं और इंडिया में बारिश करा देते हैं। कहता है कि एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियन दे ब्रिंग एबंडेंट मॉइस्चर टू द सबकॉन्टिनेंट। ये तो चीज आपने देख ही लिया। These winds are strong and blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। ये जो विंड्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर से ये ब्लो करते हैं। और यहां पर नॉर्थ वेस्ट रीजन को छोड़ दें, मतलब कि जो हमारा थार डेजर्ट का रीजन है, पंजाब का अंतिम छोर है, उस रीजन को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो इंडिया के लगभग सभी इलाके को एक महीने में ये कवर कर लेते हैं, और पूरे इंडिया में ये काफी लार्ज अमाउंट में बारिश भी करवा देते हैं। ठीक है, मतलब जितनी जरूरत है हमको उतनी बारिश हमको मिल जाती है। आगे कहता है कि द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून इनटू इंडिया ब्रिंग अबाउट अ टोटल चेंज इन वेदर। जैसे ही इस मॉनसून का, साउथ वेस्ट मॉनसून का इंडिया में एंट्री होता है, इंडिया का पूरा क्लाइमेट, पूरा वेदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ही इस सीजन की शुरुआत होती है, जो वेस्टर्न घाट का विंडवर्ड साइड है वहां पर बहुत हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है, 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। और साथ ही साथ जो डेक्कन प्लेटू का रीजन है और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के पार्ट हैं वहां पर भी कुछ रेन हमको देखने को मिलता है यहां पर, जबकि ये रेन शेडो एरिया है। इसको जरा सा समझो क्या हुआ यहां पर हुआ ये कि देखो, जो ये हमारा इंडिया है, एक सेकेंड, ये इंडिया देख रहे हो, इंडिया का यहां पर जो रेनफॉल है वो दिखाया जा रहा है कि किस रीजन में कितना रेनफॉल होता है। तो भाई विंड हमारा किधर से ब्लो कर रहे हैं, इधर से ब्लो कर रहे हैं। ठीक है, इधर से जो ये विंड ब्लो कर रहे हैं तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर अगर तुम देखो तो यहां पर हमारा वेस्टर्न घाट मौजूद है, यहां से लेकर के यहां पर ऐसे वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट क्या करते हैं, यहां पर जो ये विंड्स आ रहे हैं इनको एक प्रकार से रोक देते हैं, और यहां पर इस रीजन में जो ये वेस्टर्न कोस्ट का रीजन है यहां पर बहुत ज्यादा बारिश करवा देते हैं, बहुत ज्यादा यहां पर बारिश करवा देते हैं। और इसके पीछे का रीजन, जो ये रीजन है पूरा रेन शैडो का रीजन है, क्योंकि यहां पर ये हमारा वेस्टर्न घाट है, उसकी वजह से इस रीजन में बारिश नहीं हो पाती, लेकिन यहां भी ठीक ठाक बारिश हो जाती है। और यहां पर बाकी के हवाएं इधर से ऐसे की ओर मूव करते हैं, ऐसे की ओर फ्लो करते हैं। ठीक है, इस रीजन में। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, काफी अच्छी अमाउंट में बारिश हो जाती है, काफी अच्छी अमाउंट में यहां पर बारिश होने लगती है। कहता द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सबसे ज्यादा बारिश इस सीजन का कहां पर होता है, हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जो मेघालय राज्य है, जो असम राज्य है, उस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है सबसे ज्यादा। और खास करके जो हमारा मासिन राम जगह है, जो कि खासी हिल्स का सदर्न रेंज का एक पार्ट है, वहां पर जो हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल है वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, वो हमको देखने को मिलता है। और इसके साथ ही जब हम लोग नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्दर्न इंडिया में जैसे जैसे हम लोग ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं वैसे वैसे रेनफॉल हमारा डिक्रीज करता जाता है। यानी कि अगर तुम यहां पर ध्यान दो तो जैसे जैसे तुम यहां पर देखो, यहां पर ज्यादा बारिश, उससे कम बारिश, उससे कम बारिश, उससे कम, उससे कम, बहुत कम, सबसे कम, इस प्रकार से जैसे जैसे वेस्टवर्ड तुम मूव करोगे जो बारिश है उसका क्वांटिटी भी कम होता जाएगा। यह चीज यहां पर बहुत ही कॉमन है। ठीक है,
इसके बाद यहां पर हम लोग अगर देखें तो कहता है राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट 70 रेनफॉल। जो राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स है वहां पर सबसे कम बारिश होती है, बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। इसके बाद यहां पर बता रहा है कि एक और फीचर है या फिर एक और फिनोमेना है जो कि मॉनसून के साथ जुड़ा हुआ है, वो है ब्रेक्स इन रेनफॉल। ब्रेक्स इन रेनफॉल कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर यह है कि जब मॉनसून ब्लो करता है, मॉनसून जब आता है हमारे इंडिया में, तो ऐसा नहीं है कि एक बार एंटर किया तो बारिश लगातार करवा रहा है, करवाते जा रहा है और एक बार में सारा पानी गिरा करके चला गया। नहीं, जैसे आप भी देखते हो कि भाई बारिश होती है, 2 घंटे बारिश हुए, फिर एक दिन बारिश नहीं हुआ, फिर 2 घंटे अगले दिन बारिश हुए, फिर 2 दिन बारिश नहीं हुए। मतलब कि जो मॉनसून आता है वो ब्रेक्स में आता है, एक साथ सारे क्लाउड्स, सारे वाटर ला करके यहां पर विंड्स नहीं गिराते हैं। वो क्या करते हैं, धीरे 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 ब्रेक्स में, कभी बारिश हुआ नहीं हुआ, 2 दिन का गैप, 1 दिन का गैप, 1 दिन हुए तो पूरे दिन भर हुए, फिर 2 दिन नहीं हुए। इस प्रकार से ब्रेक्स में हमारी बारिश होती है। कहता है कि दस इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल्स, इसलिए हमको क्या मिलता है, वेट और ड्राई स्पेल मिलता है। इन अदर वर्ड्स द मॉनसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज एट अ टाइम। एक बार में कुछ दिन होता है, मतलब हुआ 4 दिन हुआ तो 4 दिन में एक दिन 2 घंटा, दूसरे दिन 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे करके बारिश होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपको बीच बीच में इंटरवल्स मिल जाते हैं जहां पर बारिश वगैरह नहीं होती। कहता है दीज ब्रेक्स इन मॉनसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मॉनसून ट्रो। और ये जो ब्रेक्स हैं ये मॉनसून ट्रो से रिलेटेड हैं। कि मॉनसून ट्रो मत कहने का मतलब क्या है, मॉनसून की क्या इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी है, आगे वाला विंड्स आया, मेन विंड आया या फिर टेल विंड आया, इस प्रकार से। कहता है कि फॉर वेरियस रीजंस the trough and its axis keep on moving northward or southward which determines the spatial distribution of rainfall। कई सारे फैक्टर्स की वजह से जो ये मॉनसून ट्रो है और मॉनसून का एक्सिस है, ये नॉर्थवर्ड या फिर साउथवर्ड मूव करता है और उसकी वजह से रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रकार से चेंज होता है। इसका यहां पर क्या मतलब हुआ, देखो यहां पर मतलब यह हुआ कि कई बार जब मॉनसून एंटर करेगा तो वो इस रीजन में ज्यादा बारिश करवा देगा, तो मॉनसून का ट्रो यहां पर मूव कर रहा है। और कई बार जब मॉनसून एंटर करेगा तो उसका मेन जो विंड्स फ्लो करेगा वो इस रीजन में यानी हिमालय की ओर फ्लो करेगा। उससे क्या होगा, ज्यादा बारिश आपको हिमालयन रीजन में हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि यहां पर ये आपको नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड मूव करता है कि मॉनसून आया मेनली या तो ये इस रीजन से फ्लो कर गया या फिर आया तो इस रीजन से फ्लो कर गया। ये भी चेंज यहां पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो यहां पर बताता है कि व्हेन द एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रो लाइज ओवर द प्लेन्स रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट। जब मॉनसून का ट्रो मतलब जो मॉनसून है वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर से फ्लो करता है, तब क्या होता है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन में काफी अच्छी बारिश होती है, बहुत अच्छा बारिश हमको देखने को मिलता है। और वहीं पर जब इसका एक्सिस, मॉनसून का एक्सिस हमारा शिफ्ट कर जाता है हिमालयन रीजन में, तो इस वजह से हमको क्या देखने को मिलता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन का रीजन है, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब जो रीजन है यहां पर बारिश कम होती है और हिमालयन रीजन जो है वहां पर बारिश ज्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर बाढ़ का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। जो हिमालयन रिवर्स हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसमें पानी बढ़ जाता है और बहुत लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रक्शन भी हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर देखो, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये तस्वीर आपको एक प्रकार से दिखा रही है कि किस रीजन में कब कब मॉनसून यहां पर पहुंचता है। जैसे यहां पर 15 दिसंबर को श्रीलंका पार करता है, सॉरी ये क्या है, ओ सॉरी रिट्रीटिंग मॉनसून है, ये मॉनसून जब रिट्रीट करता है तब उसको दिखा रहा है। तो यहां पर मॉनसून वाला विंड सॉरी इमेज दूसरा होगा। ठीक है, कहता है डिवास्टेटिंग फ्लड कॉज डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी इन द प्लेन्स। वही कि हिमालयन रीजन में जब होगा तब क्या होगा, बहुत ज्यादा बाढ़ का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन्स। अब यहां पर एक और चीज है जो कि मॉनसून की इंटेंसिटी को प्रभावित करता है, वो क्या है, वो है ट्रॉपिकल डिप्रेशन। ये क्या चीज है भाई, तो यहां पर देखो बात है कि जो हमारा इंडिया है इसके आसपास के रीजन्स में, जैसे कि यहां पर कौन सा रीजन बोल रहा है, रीजन यहां पर बात हो रही है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में यहां पर क्या होता है कि जो हमारा इंडिया है
इसके आसपास जो ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करें ये रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन समझ रहे हो कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके नीचे के रीजन की यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर जो हमारे साइक्लोन हुए उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। यहां पर मतलब डिप्रेशन की वजह से साइक्लोन बनते हैं। जैसे कि लो प्रेशर एरिया बना, लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए जो आसपास के विंड्स हैं वो आ गए और आ करके वो एक प्रकार से सर्कुलर पैटर्न में घूमने लगे और साइक्लोन का निर्माण कर दिया। तो यहां पर जब ट्रॉपिकल डिप्रेशन एक प्रकार से बनेगा तो ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन भी एक प्रकार से क्या करेगा, मॉनसून को प्रभावित कर देगा। यहां पर ट्रॉपिकल डिप्रेशन हाई बन गया तो ये क्या करेंगे, जो मॉनसून विंड्स आ रहे हैं उसको एक प्रकार से ग्रैस्प कर लेंगे, इधर उतना मूव नहीं करने देंगे। अगर ये नहीं बनता है, आसानी से फ्लो होने देता है विंड को, तो विंड जो है वो आसानी से फ्लो कर जाएगा, पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ इसका और भी इंपैक्ट पड़ता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये भी प्रभावित करता है कि यहां पर कैसा मॉनसून होगा। कहता है कि दीज डिप्रेशन फॉर्म एट द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर टू मेनलैंड। द डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रो ऑफ लो प्रेशर। जो ये डिप्रेशन है ये मॉनसून के जो ट्रो है, मतलब मॉनसून किधर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन को फ्लो करते हुए, फॉलो करते हुए ये मूव करते हैं। द मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। जो मॉनसून होता है वो बहुत ही अनसर्टेन होता है। कभी होगा तो बहुत ज्यादा बारिश होगी मॉनसून में, कभी कम बारिश हो जाएगी, कभी आपको एक बार होगा तो 4 दिन लगातार बारिश हो जाएगा, 10 दिन का बारिश नहीं होगा, कभी 10 दिन बारिश होगा, 4 दिन नहीं होगा। मतलब कि बहुत अनसर्टेन होता है मॉनसून, कितना होगा बारिश, कब होगा, ये कोई एकदम फिक्स गारंटी नहीं होती है। ठीक है, कहता है कि द अल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। जो ये हमने देखा कि मॉनसून में ड्राई और वेट स्पेल का वेरिएशन होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। ये कब होगा, कितना दिन बारिश होगा, कितना दिन रुकेगा, कितने दिन के गैप पर होगा, कोई इसका फिक्स नहीं है। कहां पर कितना बारिश होगा कोई फिक्स नहीं है, वो बहुत ही अनसर्टेन होता है। और इसकी वजह से एक रीजन में हो सकता है बाढ़ का सिचुएशन क्रिएट हो जाए और वहीं दूसरे रीजन में क्या हो जाए, ड्राउट का सिचुएशन क्रिएट हो जाए। और इसके साथ साथ जो मॉनसून है वो अपने अराइवल और अपने रिट्रीट में भी बहुत ही इर्रेगुलर होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो किसान होते हैं जो कि मॉनसून पर आधारित अपनी खेती करते हैं, उनका पूरा पैटर्न बिगड़ जाता है कि भाई कब मॉनसून आएगा, जब मॉनसून आएगा तब मैं अपना धान लगाऊंगा, अपना गेहूं लगाऊंगा, मतलब जो भी अनाज लगाना है लगाऊंगा। और उसकी वजह से बहुत चीजें प्रभावित होती हैं, पूरा हमारा एक तरीके से क्लाइमेट ही प्रभावित हो जाता है। इसके बाद यहां पर देखें तो हमारे सामने अगला सीजन है रिट्रीटिंग मॉनसून या फिर पोस्ट मॉनसून। इसको ट्रांजिशन सीजन भी बोलते हैं क्योंकि यह एक प्रकार से सीजन होता है जिसमें कि हमारा जो हॉट वेदर है वो कन्वर्ट हो जाता है कोल्ड वेदर में। मतलब कि गर्मी से सर्दी का एक ट्रांजिशन होता है इस पीरियड में, इसलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन सीजन भी बोलते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड द साउथ द मॉनसून ट्रो और द लो प्रेशर ट्रो ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम वीकर। तो क्या होता है, जब अक्टूबर नवंबर का समय आता है उस समय जो हमारा सन है उसका मूवमेंट किस ओर हो जाता है, सन का मूवमेंट साउथवर्ड हो जाता है। यानी कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके बिल्कुल सामने सन हमारा आ जाता है और जो नॉर्दर्न प्लेन है, सॉरी ये जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सन के हीट से दूर चला जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हीट बेल्ट अब इस रीजन में डेवलप हो गया है और यहां पर उतना ज्यादा हीट अब नहीं है। अब हीट ज्यादा नहीं है तो क्या होगा भाई, यहां पर लो प्रेशर भी नहीं है और यहां पर अब क्या होगा, टेम्परेचर डाउन है, इसलिए यहां पर क्या होगा, आपको हाई प्रेशर एरिया डेवलप होगा। मतलब जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया था जहां पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ था वो लो प्रेशर एरिया अब खत्म हो जाता है और वहां पर एक प्रकार से हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। कहता है दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम। जो लो प्रेशर सिस्टम था वो खत्म हो गया, अब यहां पर हाई प्रेशर सिस्टम जो है बन जाता है। कहता है कि द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वीकेन एंड स्टार्ट विथड्रॉइंग ग्रेजुअली। अब यहां पर क्या हुआ, जो साउथ वेस्ट मॉनसून था जो बारिश लेकर के आया था वो अब विंड फ्लो कहां करेगा भाई, इधर तो लो प्रेशर है ही नहीं, लो प्रेशर खत्म होकर के क्या हो गया, इधर हाई प्रेशर बन गया और पीछे जहां से आए थे वहां पर अब लो प्रेशर बन
बन चुका है, तो अब जो विंड आगे जा रहा था वो क्या होगा, वापस जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब इधर हाई प्रेशर है और उधर जो हमारा इंडियन ओशन का रीजन है उधर लो प्रेशर बन चुका है। इसलिए क्या होता है, जो विंड्स हैं, जो मॉनसून विंड्स हैं, वो रिट्रीट करने लगते हैं, वापस जाने लगते हैं जैसे ही अक्टूबर की शुरुआत होती है। और यहां पर अक्टूबर शुरुआत होते होते तक जो नॉर्दर्न प्लेन है वहां से मॉनसून विंड्स जो है रिट्रीट कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं। आगे कहता है कि द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन। जो अक्टूबर नवंबर का सीजन है वो एक तरीके से पूरे क्लाइमेट को, पूरे वेदर को चेंज करने का समय होता है, जिसमें कि हॉट रेनी सीजन से हमारे इंडिया का क्लाइमेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ड्राई विंटर सीजन में। आप देखते हो रेनी सीजन भी होता है तब भी हमें बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, बहुत अकबक लगता है, लेकिन जब हमारा विंटर सीजन आता है तब ऐसा कुछ नहीं लगता। हमें सर्दी लगती है, ठंडी लगती है और उतना ज्यादा पसीना नहीं आता, गर्मी नहीं आता है। ठीक है, कहता है कि द रिट्रीट ऑफ मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज, राइज इन टेम्परेचर। जब हमारा मॉनसून रिट्रीट करता है तब हमारे जो आसमान होते हैं बिल्कुल साफ होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं, और यहां पर टेम्परेचर भी एक प्रकार से उतना टेम्परेचर भी राइज कर जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि वाइल डे टेम्परेचर आर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्रेजेंट। इस सीजन में क्या होता है, दिन में टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, अक्टूबर के महीने की बात हो रही है, और जो रात होते हैं वो बहुत ही ठंडे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट। जो अक्टूबर का समय होता है, इस समय में क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया में बारिश हो रही थी, सितंबर तक बारिश हो रही थी, इस वजह से जो इंडिया की जमीन होती है वो बहुत ही मॉइस्ट होती है, यहां पर बहुत वाटर एक कंटेंट अवेलेबल होता है। इस वजह से अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर क्या सितंबर में भी आपको, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में ही आप सारे महीने में ये चीज देखते हो कि जब से रेनी सीजन शुरुआत होता है तब से क्या होता है भाई, एक प्रकार से हमको हाई टेम्परेचर भी है और ह्यूमिडिटी भी हाई है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हमको लगने लगता है, बहुत पसीना आने लगता है, बहुत हमको अकबक लगने लगता है, क्योंकि यहां पर ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से बहुत पसीना आएगा और टेम्परेचर भी हाई है तो हमको बहुत गर्मी भी लगेगा। बहुत ही एक तरीके से ऑप्रेसिव क्लाइमेट हो जाता है और इसको हम कहते हैं अक्टूबर हीट, क्योंकि इस सीजन में गर्मी भी लग रही है, धूप भी लग रहा है, मॉइस्चर भी है, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत लग रहा है, तो भाई अकबक लग रहा है। और जैसे गर्मी के दिनों में अप्रैल में, मई में केवल गर्मी होती है, हीट होता है, और वो ड्राई हीट होता है, उसमें ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन इस सीजन में हीट भी होता है और ह्यूमिडिटी भी होती है, इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और जैसे ही अक्टूबर का फिर 15 तारीख खत्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर डिक्लाइन करने लगता है, क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है वो एक तरीके से शिफ्ट होने लगता है हॉट वेदर क्लाइमेट से कोल्ड वेदर क्लाइमेट की ओर। अब इसके बाद यहां पर बता रहा है क्या, द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर। जो लो प्रेशर कंडीशन हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बना हुआ था वो वहां से खत्म हो गया, ये चीज हमने देख लिया। और जो हमारा बे ऑफ बंगाल का रीजन है वहां पर हमारा लो प्रेशर एरिया या फिर लो प्रेशर कंडीशन जो है डेवलप हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहां पर जो लो प्रेशर एरिया बना, लो प्रेशर सिस्टम बना, उसकी वजह से यहां पर आपको साइक्लोनिक डिप्रेशंस क्रिएट होते हैं, साइक्लोन्स का निर्माण होता है, साइक्लोन्स का बहुत लार्ज अमाउंट में फॉर्मेशन होता है। और ये साइक्लोन्स जनरली अंडमान सी, मतलब जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसके आसपास के रीजन में यहां पर आपको जो साइक्लोन्स है वो तैयार होते हैं और ये आपको आते हैं इंडिया की ओर। मतलब क्या, अंडमान सी के आसपास यहां पर साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हुआ और अंडमान सी से ये जो विंड्स हैं ये फ्लो करते हुए कहां आ जाते हैं, यहां पर इस रीजन में ये हमारे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हुआ और ये इस तरफ मूव करते हैं और इस तरफ मूव करके हमारे इंडिया मेन लैंड की ओर आते हैं और मेन लैंड आकर के ये क्या करेंगे, ये आपको ईस्टर्न कोस्ट पर पहुंचेंगे और यहां पर बहुत ज्यादा ये बारिश करवाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होगी इनकी वजह से। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ये साइक्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलेंगे। ठीक है,
इसके बाद ये जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ही एक तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। और जब ये हमारे इंडिया के मेन लैंड पर पहुंचते हैं तो ये जो रीजन है, जैसे गोदावरी का डेल्टा का रीजन या कृष्णा और कावेरी का डेल्टा का रीजन, वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। वहां पर जब ये आकर के टकराते हैं, वहां पर ये बारिश करवाते हैं, तूफान क्रिएट करते हैं, उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। बारिश तो करवाते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, उससे बहुत ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज भी होता है। कई बार ये जो साइक्लोन से ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के रीजन में भी पहुंचते हैं और यहां पर भी ये एक तरीके से डिस्ट्रक्शन करते हैं। और साथ ही साथ ये भी जान लो कि जो कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट कहने का मतलब कि उड़ीसा का जो बॉर्डर समुद्री किनारा है या फिर जो आंध्र प्रदेश का समुद्री किनारा है, वहां पर जो मैक्सिमम बारिश होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये बारिश करवाते हैं। ठीक है, तो ये सीजन्स की हमने बात कर ली। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात की रही है। ये बहुत ही बेसिक सा चीज है कि इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग अमाउंट में रेनफॉल होता है। जैसे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहां पर 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और वहीं जो वेस्टर्न राजस्थान है, इसके बाद गुजरात के बगल के जो रीजन है, हरियाणा पंजाब के रीजन है, यहां पर 60 सेंटीमीटर या फिर उससे भी कम भी बारिश होती है। इसी प्रकार से जो डेक्कन प्लेटू का रीजन है, सह्याद्री के आसपास का रीजन है, वहां पर भी बहुत ही कम बारिश होती है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लेह का जो रीजन है वहां पर भी बहुत कम बारिश होती है। मतलब खास करके लेह की बात की जा रही है कि जो लेह लद्दाख हमारा रीजन है वो एक प्रकार से ड्राई रीजन है, वहां पर बहुत ही कम बारिश होती है। इसके अलावा इंडिया के बाकी के रीजन में ठीक ठाक अमाउंट में बारिश हो जाता है, और यहां पर इंडिया के कुछ खास रीजन ऐसे हैं जहां पर बहुत बारिश होती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया या फिर जो वेस्टर्न कोस्ट का रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होगा। तो ये सिंपली आप ये मैप देख सकते हो, इस मैप में आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि कहां पर कितनी बारिश होती है। आप देख ही पा रहे हो कि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है भाई। इसके बाद ये रीजन है, यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। इसके बाद देखो जैसे जैसे हम लोग वेस्टवर्ड मूव कर रहे हैं वैसे वैसे बारिश का अमाउंट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यहां पर लद्दाख रीजन में भी बहुत कम बारिश हो रहा है। जो राजस्थान का ये रीजन है बहुत कम बारिश है, गुजरात के इस रीजन में बहुत कम बारिश है, बाकी के इंडिया में ठीक ठाक अमाउंट में बारिश हो जाती है, उससे उतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बाद बात करें तो आगे यहां पर यही चीज है कि ओइंग टू द नेचर ऑफ मॉनसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, कि भाई मॉनसून का जो है नेचर वो अनप्रेडिक्टेबल है। उसकी वजह से क्या होता है, किसी साल ज्यादा बारिश होगी, किसी साल कम बारिश होगा, कहीं पर किसी साल ज्यादा बारिश हो जाएगा, दूसरे लोकेशन पर अगले साल ज्यादा बारिश हो जाएगा। कोई तय नहीं है कि कहां पर कितनी बारिश कब हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। समझ गए, ये एक तरीके से नेचर है हमारे मॉनसून का। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने टॉपिक क्या है, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड सिंपली बात कर रहा है कि मॉनसून एक प्रकार से पूरे इंडिया को जोड़ने का काम करता है। हमने क्या देखा कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो हमको एक्सट्रीम कोल्ड विंड से बचाते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया से आ सकते हैं, चाइना के रीजन से आ सकते हैं, उससे बचाते हैं। उससे क्या होता है, यहां पर सर्दी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर नॉर्दर्न प्लेन्स में तो नहीं पहुंचता है। समझ गए, अगर हिमालयंस नहीं होते तो ये हो सकता था। ठीक है, इसलिए हमको एक प्रकार से बहुत ही फायदा मिलता है हिमालयस होने का। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन है, पेनिनसुलर इंडिया का रीजन है, वहां पर सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस काम करता है। वहां पर टेम्परेचर में उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है, वो भी हमने देख लिया है। इन सब चीजों के बाद भी जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो ये हमारा ज्यादातर इलाका है उसमें मॉनसून की वजह से ही एक प्रकार से सारा क्लाइमेट तय होता है। सारा जो यहां पर हमारा टेम्परेचर है या फिर जो यहां पर हमारा एक प्रकार से जो भी हमारा वेदर पैटर्न है वो भी मॉनसून की वजह से ही तय होता है। जैसे मॉनसून आएगा तो इंडिया के लगभग सभी रीजन में बारिश होगी, मॉनसून रिट्रीट करेगा तो जो मौसम होगा वो लगभग सभी जगहों पर एक जैसा होगा। जो हॉट वेदर क्लाइमेट है, कोल्ड वेदर क्लाइमेट है, वो सब चीजें एक प्रकार से तय होती है मॉनसून के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे देखें तो यही सारी बातें हैं कि यहां पर जो मॉनसून है वो हमारे कंट्री को जोड़ने का काम करता है, यही सारी बातें हैं। तो उतना कोई खास चीज नहीं है। हाँ, और चीज की इंडिया के सारे जो फेस्टिवल्स हैं, जो हमारे यहां पर जो एग्रीकल्चर पैटर्न है, जो यहां पर हम खेती करते हैं, जो हमारे घर बनाने का तरीका है, सभी चीजें जो हैं मॉनसून से प्रभावित होती है। मॉनसून के हिसाब से भी हमारी सारी चीजें चलती हैं। मतलब यही चीज कह रहा है कि जो मॉनसून है वो पूरे कंट्री को बाइंड करने का काम करता है।
अब यहां पर देखो ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है, खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।